अगर पहले के पार्ट्स नहीं देखे तो पहले वो जाकर देख लो। अभी तक हमने देखा कि बाय अबिस में अपने कल्टीवेशन लेवल को फाउंडेशन इस्टेब्लिशमेंट करने जाता है, लेकिन यहाँ पर सब कल्टीवेटर एक दूसरे के साथ लड़ने लगते हैं। बाय को बहुत सारी असली की चाहिए, इसलिए वो एक पिल बनाता है जिससे बहुत सारे बीस्ट इसकी पिल के पीछे आते हैं। जब बाय की बोतल बाहर जाती है तो दूसरे डिसाइपल्स इसकी बोतल को चोरी करने लगते हैं, लेकिन फिर बाय बोतल वापस ले लेता है। बाय जब फाउंडेशन इस्टेब्लिशमेंट करने जाता है तो उसे पता चलता है कि उसकी की टिटान खा गया है, और फिर टिटान ही बाय को फाउंडेशन इस्टेब्लिशमेंट टाइट बनाने में हेल्प करता है। जब बाय एक स्टेप पर फंसता है तो सॉन्ग उसकी सारी की चुरा लेता है। फिर टिटान कहीं से की चुरा कर लाता है और बाय फिर से अपनी टाइट बनाता है। बाय अपनी मेन टेक्निक यूज़ नहीं कर रहा होता, जिससे सबको लगता है कि बाय वीक है, लेकिन जब वो अपनी अनडाइंग पावर यूज़ करता है तो वो डायरेक्टली नई टाइट बनाने लगता है। लेकिन बाकी के सेक्टर इसे ऐसा करने नहीं देते और इसके दोस्त इसे प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हुए खुद इंजर हो जाते हैं। ये देखकर बाय को गुस्सा आता है और फिर वो अपने दोस्तों का बदला लेता है। बाय को ऐसे देखकर ज़ीशैन डर जाता है। अब आगे बाय नॉर्मल हो जाता है और अपने दोस्तों को देखने चाहता है। पे हानली बताता है कि हुयैन ने अपनी लाइफ फोर्स यूज़ करके जिंटाओ को रोका और ये चमत्कार से कम नहीं है कि हुयैंग अभी भी जिंदा है। बाय कहता है ये सब मेरी वजह से हुआ है और फिर हुयैंग को हील करने लगता है। तब बाय एक भागते हुए डिसाइपल पर अटैक करता है और बाय हैरान होता है जब ज़ीशैन गायब हो जाता है और उसकी जगह पर एक मास्क रह जाता है। तब हुयैंग को होश आता है और वो बाय को बुरी खबर देता है कि बहुत सारे स्पिरिट सेक्टर के डिसाइपल्स बैटल में मारे गए और वॉन भी मारी गई होगी। बाय कहता है कि तुम रिकवर करो और बाकी सब मुझ पर छोड़ दो। बाय देखता है जिसने ये सब शुरू किया है वो सॉन्ग है, जो अपनी 8वीं टाइट को कंप्लीट कर रहा है। बाय कहता है अगर बुरे काम करने पर पनिशमेंट ना मिले तो इंसान अपनी गलतियों से नहीं सीखता। बाय उसकी की एब्जॉर्ब करने लगता है ताकि सॉन्ग अपनी टाइट को पूरा ना कर पाए। सॉन्ग कहता है कि अब बहुत देर हो गई है और मुझे कोई नहीं रोक सकता। सब देखते हैं कि सॉन्ग अपनी पावर से 9वीं टाइट को ओपन करने की कोशिश कर रहा है, जबकि अबिस में ऐसा करने के लिए अर्थली की बहुत कम है। अगर उसने ऐसा किया तो यहाँ खून की नदियाँ बह जाएंगी। बेहानली बाय से कहता है तुम्हें इसे रोकना होगा। सॉन्ग 9वीं टाइट कंप्लीट करने वाला है। वो लड़की भी सॉन्ग से इंप्रेस होती है क्योंकि कोई 800 साल बाद फिर से ऐसा करने वाला है। लेकिन तब बाय सॉन्ग से कहता है तुमने मुझे फाउंडेशन पूरी नहीं करने दी और मेरे दोस्तों को इंजर किया, और फिर सॉन्ग की टाइट खराब कर देता है। बाय देखता है कि अब उसके दूसरे सेक्टर मेंबर्स भी अपनी फाउंडेशन इस्टेब्लिशमेंट पूरी कर पाएंगे। सॉन्ग ने अभी भी हार नहीं मानी और अपने कंपस को यूज़ करता है। सब शौक हो जाते हैं जब वो कंपस हेवनली की को ओपन करता है और ये अर्थली वेन की से कई गुना ज़्यादा पावरफुल है। सबको अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा कि वो हेवनली वेन की को देख रहे हैं। एक बार कोई हेवनली वेन की ले ले तो वो उस लेवल पर पहुंच जाएगा जिस लेवल पर किसी और मेथड से पहुंचना इम्पॉसिबल है। बाय को पता है कि हेवनली वेन की लेने से 500 साल लाइफ इंक्रीज हो जाती है, इसलिए वो सॉन्ग से कहता है कि वो ये की ले रहा है। सॉन्ग बाय को रोक लेता है, लेकिन वो दोनों ही पावरफुल डिसाइपल्स हैं। वो दोनों एक जैसे पावरफुल लग रहे होते हैं और उधर हेवनली की एक्टिवेट होने वाली है। सॉन्ग अपनी ब्लड सोर्ड से बाय पर अटैक करता है। दोनों एक दूसरे को पुश करने की कोशिश करते हैं। सॉन्ग सरप्राइज होता है कि बाय उसके बराबर लड़ रहा है। सॉन्ग सोचता है कि बाय के पास कुछ छुपी हुई पावर है, लेकिन फिर ये फाइट खत्म करने के लिए ब्लड सेक्टर टेक्निक यूज़ करता है। इस टेक्निक का नाम ब्लड किलर वर्ल्ड है और सॉन्ग एक बड़ी सी सोर्ड को समन करता है। वो बाय पर ही बड़ी सी सोर्ड फेंकता है। बाय अटैक तो रोकता है लेकिन इंजर हो जाता है। उधर सॉन्ग हेवनली फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट करने ही वाला होता है, लेकिन फिर वो कुछ सेंस करता है। बाय की वेटलैंड किंगडम टेक्निक से सॉन्ग ट्रैप हो जाता है और इस पावरफुल वाटर प्रिजन से नहीं निकल पाएगा। सॉन्ग का कंपास हेवनली फाउंडेशन की एक्टिवेट कर देता है। हेवनली की एब्जॉर्ब हो रही है और हम देखते हैं कि वो की बाय एब्जॉर्ब कर रहा होता है। बाय टाइम और स्पेस को सेंस कर पा रहा है और इसकी कल्टीवेशन भी तेज़ी से इंक्रीज हो रही है। बाय में इतनी पावर आ रही है कि उसे लगता है कि वो इस वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय कर सकता है। सब देखते हैं कि अबिस डिस्ट्रॉय हो रही है और यहाँ और रुकना मतलब मरना है। तब बाय भी वापस आ जाता है और सबको टेलीपोर्ट कर देता है। हुयैन बताता है कि सब बच गए हैं, लेकिन वॉन का अभी भी कुछ पता नहीं है। बाय उन्हें भेज देता है और वॉन को ढूंढने जाता है। वो क्लिफ के नीचे जाता है, लेकिन उसे वॉन कहीं भी नजर नहीं आती। तब फीन स्पिरिट आकर बाय को थैंक्स कहती है क्योंकि अब उसकी वजह से वो इस अबिस से फ्री हो जाएगी। वो इसे एक रिवार्ड देना चाहती है, इसलिए वो हमेशा के लिए उसे अपने साथ इधर ही रखेगी। वो लड़की फिर से बाय पर अटैक करती है, लेकिन बाय इसे फिर से उस पेंडेंट की हेल्प से रोक लेता है। वो लड़की भी हार नहीं मानती और एक और अटैक करती है, और इस बार टिटान इसे ब्लॉक करता है। लड़की हैरान होती है कि बाय गायब हो गया। तब हम वॉन को देखते हैं जिसे बाय ढूंढ रहा था। बाहर सब सेक्टर्स देख रहे होते हैं कि फॉलिंग सोर्ड अबिस डिस्ट्रॉय हो रही है। एक्सप्लोजन की वजह से बड़े बड़े पत्थर आकर शिप को लग रहे होते हैं। ली अपनी पावर से सबको प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता है, तब की बैकलैश की वजह से ली पीछे हो जाता है और इसे समझ आ जाती है कि ये हेवनली की ब्लास्ट था। तब एक फीन स्पिरिट सबको बताता है किसी डिसेबल ने हेवनली की ले ली है।
और अब ये बेस डोमेन हेल बन चुकी है। अब किसी भी सेक्टर को यहाँ आना अलाउड नहीं है, और अगर किसी भी सेक्टर ने यहाँ आने की कोशिश की तो उस सेक्टर को डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा। तब सारे डिसाइपल्स उस जगह से बाहर आने लगते हैं, लेकिन सब सोच रहे होते हैं आखिर किस सेक्टर के स्टूडेंट को हेवनली की मिली है। तब सॉन्ग शिप पर आकर बताता है बाय ने हेवनली की ले ली है। उधर हुईएन बताता है कि वो नहीं मिल रही थी, इसलिए बाय उसे ढूंढने के लिए रुक गया था। ली को बाय की फिक्र हो रही होती है, लेकिन तब बाय का पाउच आकर गिरता है। कुछ टाइम बाद स्पिरिट सेक्टर में सबको बताया जाता है बाय ने अबिस में अपने सेक्टर मेंबर्स को बचाने के लिए अपनी लाइफ सेक्रीफाइस की है, लेकिन अभी कंफर्म नहीं है कि वो जिंदा है या मर गया। सारे डिसाइपल्स को ऑर्डर दिया जाता है कि वो बाय को ढूंढकर सेक्टर पे वापस लेकर आएं। उधर एक आदमी होंग उस बोलने वाले मंकी के साथ बात कर रहा होता है, जो उसे बताता है कि बाय को हेवनली वेन फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट मिली है और उसे लगता है कि बाय स्पिरिट सेक्टर को आगे लेकर जाएगा। लेकिन इससे दूसरे सेक्टर्स चुप नहीं रहेंगे, क्योंकि अगर स्पिरिट सेक्टर स्ट्रॉन्ग हो गया तो वो बाकी सेक्टर्स का लीडर बन जाएगा। वो मंकी होंग को याद दिलाता है उसने होंग को इमोर्टल क्यों बनाया था। होंग बताता है कि उसे इस चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी कि वो स्पिरिट सेक्टर को हेवनली रीचिंग रिवर की ईस्ट साइड तक फैलाएगा, ताकि स्पिरिट सेक्टर भी एक मिड स्ट्रीम या फिर अपर स्ट्रीम सेक्टर बन पाए। मंकी बताता है अब हम इस चीज़ के बहुत क्लोज हैं, इसलिए वो होंग से कहता है जब बाय वापस आए तो उसे वो फ्रिजिड सेक्टर का मेडिसन वाला स्क्रोल दे दे। हमें दिखाया जाता है कि असल में उस वक्त बाय को उसके एग ने फीन स्पिरिट से बचाने के लिए कहीं टेलीपोर्ट कर दिया था। बाय की जब आंख खुलती है तो वो उधर होता है जहां लूशियन क्लैन वालों से बाय ने फाइट की थी। बाय को समझ नहीं आ रही वो यहाँ कैसे आ गया। बाय को बस इतना याद है टी-डान ने उसे टेलीपोर्ट कर दिया था, लेकिन टी-डान ठीक नहीं लग रहा। टी-डान की स्पिरिचुअल एनर्जी बहुत कम हो गई है और इसे ठीक करने के लिए बहुत सारी स्पिरिचुअल एनर्जी लगेगी। बाय उस एग की हेल्प करता है और उधर ब्लड सेक्टर के एक एल्डर को कोई बताता है कि उन्हें बाय नहीं मिला। एल्डर इस बात पर खुश नहीं होता और कहता है कि हमें बाय को कुछ भी करके ख़त्म करना होगा। तब एल्डर बाय की स्पिरिचुअल एनर्जी को सेंस कर देता है। उधर बाय हैरान होता है उसने बस थोड़ी सी स्पिरिचुअल एनर्जी दी है, लेकिन इससे एग इंजर हो गया है। बाय कहता है कि तुम्हारी एनर्जी खुद ही रिकवर हो जाएगी और फिर इसे अपने पाउच में डालने लगता है, लेकिन इसका पाउच कहीं गिर गया है। बाय घबरा जाता है क्योंकि सारे इक्विपमेंट्स उस पाउच में थे, लेकिन फिर खुश होता है क्योंकि उसे हेवनली फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट मिल गई थी। उधर ली को बताया जाता है कि बाय को अबिस के चारों तरफ सर्च किया, लेकिन बाय नहीं मिला। ली बताता है कि बाय के पास उड़ने वाली स्वॉर्ड नहीं है, इसलिए वो पैदल चल रहा होगा। वो सबको डोंगलान सिटी सर्च करने का कहता है। ली सही कह रहा था क्योंकि बाय डोंगलान सिटी में पहुंच गया है। यहाँ बाय को कोई नहीं पहचान पाता। बाय किसी को कहते हुए सुनता है कि ब्लड स्ट्रीम और स्पिरिट स्ट्रीम के डिसाइपल्स सिटी के बाहर फाइट कर रहे हैं। तब बाय को ऐसे लगता है कि उसने फे को देखा है, लेकिन वो कोई और लड़की होती है। तब अचानक किसी सेक्टर के डिसाइपल्स इसे पहचान लेते हैं जो इसकी जान लेना चाहते हैं। बाय स्मोक फेंक कर भाग जाता है। बाय इसलिए भाग रहा है क्योंकि वो नहीं चाहता कि सिटी के लोग उसकी फाइट से इंजर हो जाएं। वही ग्रुप कहता है कि हम बाय को ढूंढ लेंगे, लेकिन तब कोई उन्हें मार देता है। कुछ टाइम बाद ब्लड सेक्टर के एक एल्डर इसी जगह पर जहां वो ग्रुप मरा है आकर कहता है कि तीनों सेक्टर्स ने बाय को मारने के लिए जो लोग भेजे थे वो मारे गए। एल्डर को लगता है कि इन्हें भी बाय ने मारा है। एल्डर बताता है कि बाय जितना भी स्ट्रॉन्ग हो उस लड़की से नहीं जीत पाएगा जिसने नौवीं टाइड के साथ सीक्रेट रेल्म में फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट ली थी। वो ब्लड सेक्टर की चोजन सूमे है। उधर हम देखते हैं कि एल्डर जिस लड़की की बात कर रहा था वो लड़की बाय को पकड़ लेती है। बाय कहता है वो लड़कियों पर हाथ नहीं उठाता, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो उसे हरा नहीं सकता, और कहता है कि हम आराम से बैठकर बात कर सकते हैं। सूमे बताती है कि तीनों सेक्टर्स बाय की जान लेने के पीछे पड़े हैं और अगर वो उसे नहीं मारेगी तो कोई और मार डालेगा। बाय भागने लगता है, तब सूमे उस पर अटैक करती है, लेकिन अचानक रुक जाती है। बाय कहता है मैंने कहा था तुम मेरे से नहीं जीत पाओगी। सूमे स्वॉर्ड को उठाने की कोशिश करती है, लेकिन उठा नहीं पाती। बाय को एक प्लांट नजर आ गया था जिस पर स्पिरिचुअल एनर्जी डालने पर वो किसी को भी पकड़ लेता है। बाय उसे बताता है कि जितना हिलोगी ये प्लांट तुम्हें और कस के पकड़ने लगेगा, अगर जिंदा रहना है तो हिलना मत। फिर केव में बाय सोचता है वो लड़की बहुत स्ट्रांग थी और उसे याद आता है कि उस लड़की ने बताया था सारे सेक्टर्स उसकी जान के पीछे पड़े हैं, लेकिन बाय के उठने के बाद उस पर किसी भी दूसरे सेक्टर के डिसाइपल ने अटैक नहीं किया और सोचता है क्या उसे कोई छुपकर प्रोटेक्ट कर रहा है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि किसी को नहीं पता कि बाय इधर है। बाय को याद आता है कि कैसे वो लूशियन क्लैन वालों से बचने के लिए इस केव में छुपे थे और इसने कितने खतरों का सामना किया था, और सोचता है कि फे कहाँ गई होगी। तब बाय की आंख खुलती है और वो देखता है ये उसकी दोस्त फे है। बाय सोचता है कि वो सपना देख रहा है और फे को हक करने लगता है, लेकिन फे उसे बेहोश कर देती है। फे बाय से माफ़ी मांगती है क्योंकि वो किसी प्रॉब्लम की वजह से उससे मिल नहीं सकती, और हमें पता चलता है कि अभी तक फे बाय को प्रोटेक्ट कर रही थी। फे सोचती है कि अब आगे से बाय को अपना रास्ता खुद बनाना होगा। फे बाय को थैंक्स कहती है जो भी उसने फे के लिए किया, और कहती है कि तुम्हें मुझे भूलना होगा। बाय की जब आंख खुलती है तो वो ली को देखता है।
बाय कहता है कि फे कहाँ गई और उसे ढूंढना चाहता है, लेकिन ली बताता है कि ये इतना सिंपल नहीं है और सोचता है ये सब बाय को कैसे बताऊं। ली एक्सप्लेन करने लगता है कि फे ने स्पिरिट सेक्टर को धोखा दिया है। कुछ दिन बाद बाय ने खुद को कमरे में बंद कर लिया है और बाय के दोस्तों को बाय की फिक्र होने लगती है। बाय कहता है कि वो ठीक है और कुछ समय अकेला रहना चाहता है। बाय के फ्रेंड उसे कहते हैं तुम्हें ये सब अकेले सहने की जरूरत नहीं है और वो उसकी हेल्प करना चाहते हैं। बाय को याद आता है कि ली ने बताया था फे ने सेक्टर के माउंटेन प्रोटेक्शन रून को ख़राब कर दिया था। अगर सही समय पर इस चीज़ का पता न चलता तो स्पिरिट सेक्टर खतरे में पड़ जाता। बाय कहता है कि वो इस चीज़ को इन्वेस्टिगेट करेगा। ली कहता है कि सब सेक्टर्स का टारगेट तुम हो, इसलिए तुम्हें सेक्टर से बाहर नहीं जाना चाहिए। तब अचानक हंग वहाँ आता है और बताता है कि उसने बाय के फ्रेंड्स को थोड़ी देर के लिए फ्रीज कर दिया है ताकि कोई भी उनकी बातें ना सुन पाए। पहले तो हंग उससे गुस्सा होता है कि उसने खुद को कमरे में बंद किया हुआ है। बाय कहता है उसे नहीं लगता फे भागी है। तब हैंग बाय को इस वर्ल्ड की सच्चाई दिखाता है और बताता है कि ये वर्ल्ड स्पिरिचुअल एनर्जी का एक भी ड्रॉप पैदा नहीं करता। हेवन रीचिंग रिवर इस वर्ल्ड का सेंटर है और यही जगह है जो हर चीज़ को स्पिरिचुअल एनर्जी देती है। हमारे इस वर्ल्ड में 4 एंशिएंट अपर स्ट्रीम सेक्टर्स हैं जो दूसरे लोअर स्ट्रीम सेक्टर्स को कंट्रोल करते हैं। एंशिएंट सेक्टर जो हमारे सेक्टर और साथ वाले 3 लोअर सेक्टर्स को कंट्रोल करता है उसका नाम स्टारी स्काई पिनिकल सेक्टर है। कुछ साल पहले एक मिड स्ट्रीम सेक्टर स्काई रिवर पोर्ट ने इस अपर स्ट्रीम सेक्टर को गुस्सा दिलाया, जिसकी वजह से स्टारी स्काई ने रिवर पोर्ट सेक्टर को डिस्ट्रॉय कर दिया। इसका मतलब मिड स्ट्रीम में एक जगह खाली हो चुकी है और इस जगह को लेने के लिए चारों लोअर सेक्टर्स कम्पीट कर रहे हैं। इसीलिए लूशियन क्लैन ने स्पिरिट सेक्टर को धोखा दिया और फे ने भी। बाय को नहीं लगता कि फे ने धोखा दिया है। फिर हंग बताता है कि सब मिड स्ट्रीम सेक्टर बनना चाहते हैं। एक तो वहाँ स्पिरिचुअल एनर्जी बहुत ज़्यादा है और साथ में इस रिवर के एंड में एक हेवनली रीचिंग आइलैंड है। लेजेंड में लिखा है कि वहाँ हेवन में जाने का रास्ता है, जो एक बार वहाँ पहुँच गया उसे इटर्निटी मिल जाएगी। बाय कहता है तुम मुझे ये सब क्यों बता रहे हो। हंग बताता है कि तुम्हारे पास हेवनली फाउंडेशन है, इसलिए तुम ही स्पिरिट सेक्टर की आखिरी होप हो। हंग कहता है कि मुझे पता है कि तुम्हारी लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन तुम्हारे ऊपर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हंग बाय को फिजिट सेक्टर का मेडिसिनल स्क्रॉल देता है और कहता है क्या तुम इटर्निटी के रास्ते पर चलने के लिए तैयार हो। बाय ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेता है, लेकिन वो फे वाला केस इन्वेस्टिगेट करेगा। बाय सरप्राइज होता है कि हंग को उसके एग का पता है। हंग बताता है ये एग हर रोज स्पिरिचुअल एनर्जी अब्सॉर्ब करेगा और 49 डेज के बाद इसे स्पिरिट डिफाइन करने पर इससे बीस्ट किंग निकलेगा। ये बाय को आगे बढ़ने में हेल्प करेगा। हंग जाने से पहले बताता है बीस्ट किंग जब स्पिरिचुअल एनर्जी अब्सॉर्ब करेगा तो इससे दूसरे बीस्ट मास्टर्स को प्रॉब्लम होगी। हंग के जाने के बाद बाय के दोस्त दरवाज़ा तोड़कर अंदर आ जाते हैं। बाय के दोस्त खुश होते हैं कि उसका एग एक बीस्ट किंग बन जाएगा। जैंग कहता है मैं कुछ समय से स्पिरिट डिफाइनिंग कर रहा था और बाय को एक सोर्ड देता है जो इसने खुद स्पिरिट डिफाइन की है। बाओ को लगता है कि ये सोर्ड इतनी स्पेशल नहीं होगी, लेकिन जैंग कहता है तुम्हें स्पिरिट डिफाइनिंग का क्या पता। फिर बाय अपनी स्टोरी बताता है कैसे उसे हेवनली फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट मिली। अब रात हो जाती है, इसलिए सब वापस जाने लगते हैं। बाय देखता है जैंग एक भी सोर्ड को स्पिरिट डिफाइन नहीं कर पाया। कुछ टाइम बाद नॉर्दर्न बैंक के डिसेबल बात कर रहे होते हैं कैसे कुछ दिनों से बीस्ट गायब हो रहे हैं और जब वो मिलते हैं तो उनकी स्पिरिचुअल एनर्जी खत्म हो चुकी होती है। सेक्टर लीडर और चीफ इस चीज़ को इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, ये पता लगाने के लिए कि इस सब के पीछे कौन है। एक आदमी बताता है उसे लगता है इस सब के पीछे एल्डर बाय है, क्योंकि पिछली बार भी जब बीस्ट गायब हुए थे तो सबको बाय पर शक था। वो कहते हैं कि वो सब मिलकर इस चीज़ का पता लगाएंगे। तब बाय वहाँ आ जाता है और इस बार को बंद करवा देता है क्योंकि इन्होंने एल्डर बाय की इंसल्ट की है। बाय को समझ आ जाती है सबको शक होने लगा है, इसलिए वो किसी की हेल्प मांगने जाता है। बाय ड्रैगन के पास जाता है और इसे बताता है उसे ये बीस्ट किंग अपने लिए नहीं सेक्टर के लिए चाहिए। ड्रैगन को गुस्सा आता है बाय से इन चीज़ों के लिए तंग कर रहा है, लेकिन फिर आखिरी बार बाय की हेल्प करने के लिए मान जाता है। तब हम देखते हैं कि नॉर्दर्न बैंक के बीस्ट गायब होने लगते हैं जैसे एक बार पहले हुए थे और बेहान ली का नाइट स्टॉकर बीस्ट भी इसकी बात नहीं सुन रहा। उधर ड्रैगन के कहने पर सारे बीस्ट अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी बीस्ट किंग को देने लगते हैं। कुछ बीस्ट ऐसा करने पर खुश होते हैं और नाइट स्टॉकर भी 3 बार आ चुका है। ये देखकर बेहान ली को गुस्सा आता है और पूछता है कि तुम क्या कर रहे हो। बाय बताता है कि ये बीस्ट खुद ही अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी दे रहे हैं, मैंने इन्हें फोर्स नहीं किया। अब बेहान ली सोचता है कि बाय की फॉलिंग सोर्ड अबिस में हेल्प नहीं करनी चाहिए थी। तब नाइट स्टॉकर बेहोश हो जाता है। बाय कहता है मैं इसके लिए एक इमोर्टल पिल बनाऊंगा जिससे ये बीस्ट रिकवर हो जाएगा। बेहान ली एल्डर से हेल्प मांगने जाता है। एल्डर्स माउंटेन्स में ट्रेनिंग कर रहे थे, उन्हें इस सब का नहीं पता था। उधर स्पिरिट सेक्टर में युआन बताता है बाय जो भी कर रहा है वो स्पिरिट सेक्टर के अच्छे के लिए है और कुछ टाइम के लिए सबको सहना पड़ेगा। सू कहती है कि बीस्ट किंग से स्पिरिट सेक्टर स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, लेकिन ये बात ब्लड स्ट्रीम सेक्टर को अच्छी नहीं लगेगी। उधर बाय जैंग से झूठ कहता है कि जैंग की सोर्ड बहुत अच्छे से स्पिरिट डिफाइन हुई थी। तब नॉर्दर्न एल्डर्स बाय से कहते हैं बाय रहो। बाय जैंग से कहता है कि एग का ध्यान रखना
और फिर स्माइल करते हुए एल्डर से मिलने जाता है। तब बेहान ली शॉक हो जाता है जब बाई ये मान लेता है कि उसकी वजह से सारे नॉर्दर्न बीस्ट की ऐसी हालत हुई है। अंदर जैंग बाई को सरप्राइज देने के लिए एग को स्पिरिट रिफाइन करने लगता है। बाहर बाई कहता है कि आप सबको ऐसा लग रहा होगा कि ये सब मैं अपने लिए कर रहा हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है, मैं ये सब स्पिरिट सेक्टर के लिए कर रहा हूँ। एल्डर्स को लगता है कि बाई झूठ बोल रहा है कि उसके पास बीस्ट किंग का एग है। बाई कहता है अगर आप लोगों को ऐसा लगता है तो फिर खुद आकर देख लो। अचानक बाई के घर में एक ब्लास्ट होता है और टी-डान ग्लो करते हुए बाहर आता है और फिर बाई के हाथ में आ जाता है। एल्डर्स भी एक्साइटेड हो जाते हैं और कहते हैं ये एग स्पिरिट रिफाइन हो चुका है। इस एग की स्पिरिचुअल एनर्जी बहुत ज़्यादा है और बढ़ती जा रही है। फिर टी-डान एग से बाहर आता है और एल्डर्स कहते हैं ये ब्लैक ड्रैगन जैसा लग रहा है। टी-डान अपनी आंखें खोलता है और फिर जैंग भी इस क्यूट से बीस्ट को देखने आता है। तब छोटा ड्रैगन मरने लगता है, इसलिए जैंग को बुरा लगता है क्योंकि उसकी स्पिरिट रिफाइनिंग स्किल्स इतनी अच्छी नहीं है। बाई जल्दी से अपने रूम में वापस जाता है और कहता है कि अभी भी देर नहीं हुई और अपने बर्तन को समन करता है। बाई अपने अडॉप्टेड बेटे को कहता है तुम मर नहीं सकते। बाई खुद इसे स्पिरिट रिफाइन करने लगता है। एल्डर्स कहते हैं कि इसमें कोई शक नहीं है, यही बीस्ट किंग है, लेकिन अब उसकी जान खतरे में है। उधर युआन भी देखकर कहता है हेवन और अर्थ हिल गई हैं और सारे बीस्ट रो रहे हैं। एल्डर्स सोचते हैं ये फेलियर इस वजह से हुआ है क्योंकि एग को थोड़ी स्पिरिचुअल एनर्जी मिली थी और सारे बीस्ट को अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी देने के लिए कहते हैं। तब ली आकर बताता है कि फेलियर की वजह वो बिस की ईवल एनर्जी है जो सही से रिफाइन नहीं हुई थी। ईवल और गुड एनर्जीज एक दूसरे के साथ लड़ रही हैं। जैंग कहता है ये सब मेरी वजह से हुआ। ली कहता है कि ईवल एनर्जी से तुम्हारी की भी खराब हो गई है और फिर जैंग को ठीक करने लगता है। ली जैंग से कहता है कि तुम घर जाओ क्योंकि ये जगह तुम्हारे लिए डेंजरस है। जैंग नहीं जाना चाहता। ली कहता है कि बीस्ट किंग जिएगा या मरेगा, अब ये उसका नसीब है। बाई अपनी पूरी कोशिश करता है लेकिन जैंग घबरा रहा होता है क्योंकि 3 दिन हो गए हैं। बाई टी-डान से कहता है कि प्लीज़ अपनी आंखें खोलो और कहता है कि मैं अपने पेरेंट्स की डेथ के बाद किसी और को खोना नहीं चाहता। तब बाई स्पिरिट रिफाइनिंग कंप्लीट कर लेता है। उधर वो मंकी बताता है कि कैसे बाई के पास पहले ही हेवनली फाउंडेशन है और अब उसके पास बीस्ट किंग भी आ गया। अब सेक्टर के कामयाब होने का चांस बढ़ गया है। सब टी-डान की बर्थडे को सेलिब्रेट करते हैं लेकिन जैंग अभी भी दुखी है क्योंकि उसने सब खराब कर दिया था। बाई कहता है ऐसा नहीं है, तुमने सही से स्पिरिट रिफाइन किया था, मैंने तो बस ईवल एनर्जी निकाली थी। उधर चीफ बात कर रहे होते हैं कुछ दिनों में एनुअल क्लींजिंग फेस्टिवल आने वाला है। ली को बाई पर गुस्सा आता है क्योंकि वो बहुत रिलैक्स हो गया है, लेकिन सू कहती है कि बाई एक टैलेंटेड लड़का है और बताती है कि कैसे बाई ने बीस्ट किंग को स्पिरिट रिफाइन किया था। ली कहता है कि मैं ये नहीं कह रहा कि बाई टैलेंटेड नहीं है, बस वो अपनी कल्टीवेशन पर फोकस नहीं कर रहा। बाई सेक्टर में सबसे फेमस है और इतनी यंग एज में इतना पावरफुल बन गया। टी-डान को सारे सेक्टर वाले पसंद करते हैं और ये बात बेहान ली को अच्छी नहीं लगती। बाई कहता है कि बेहान ली जेलस हो रहा है, लेकिन बेहान ली कहता है कि मैंने तुमसे अभी तक उस बात का बदला नहीं लिया जो तुमने दूसरे बीस्ट के साथ किया था। मैं बताती है कि बाई ने ये सब सेक्टर के लिए किया है। बेहान ली को फर्क नहीं पड़ता और वो बाई से बदला लेना चाहता है, लेकिन टी-डान जोर से सांस लेता है जिससे नाइट स्टॉकर भाग जाता है। तब 20 इनहेरिटेंस को देखकर सब शौक हो जाते हैं और इन्हें समझ आ जाती है ये गुइया की वजह से है। वो डिसाइपल्स जो फाउंडेशन इस्टेब्लिशमेंट में पहुंच जाते हैं उन्हें फॉरबिडन एंसेस्ट्रल लैंड में भेजा जाता है ताकि उन्हें यूनिक इनहेरिटेंस मिल पाए। गुइया लकी है क्योंकि ऐसा 100 साल में पहली बार हो रहा है किसी को 20 इनहेरिटेंस मिली हैं। बाई कहता है इसमें क्या स्पेशल है, अगर मैं जाता तो मुझे 200 इनहेरिटेंस मिलती। इसके बाद ली बाई को डांट रहा होता है क्योंकि उसके अंदर बहुत घमंड है। बाई माफ़ी मांगता है, उसे ऐसा नहीं कहना चाहिए था। ली अभी भी गुस्से में होता है और कहता है अगर उसे फॉरबिडन एंसेस्ट्रल लैंड में जाना है तो 1 महीने के लिए इसी कमरे में बैठकर प्रैक्टिस करनी होगी। तब बाई स्क्रॉल्स पढ़कर बोर हो रहा होता है। इन स्क्रॉल्स में लिखा है तुम्हें चोरी नहीं करनी, झूठ नहीं बोलना और किसी को मारना नहीं है। उधर कोई सब लड़कियों के अंडरगारमेंट्स चोरी कर रहा होता है और एक खबर तेजी से फैल जाती है। सब चोर को अंडरगारमेंट साइको का नाम देते हैं। लॉ इन्फोर्समेंट वाले कहते हैं वो जल्द ही चोर को पकड़ लेंगे। उधर बाई दिन रात मेहनत करके कल्टीवेट कर रहा होता है ताकि ली का गुस्सा ठंडा हो पाए। बाई सोचता है कि टी-डान किधर गायब हो जाता है। तब टी-डान बाई के लिए एक गिफ्ट लाता है। बाई एक्साइटेड होता है कि उसका अडॉप्टेड बेटा उसके लिए गिफ्ट लाया है, लेकिन वो ये देखकर शौक होता है कि टी-डान ने लड़कियों के अंडरगारमेंट्स चोरी किए हैं। तब बाहर टी-एन-यू आता है और बाई को बताता है कि सबके रूम्स चेक किए जा रहे हैं। बाई को समझ आ जाती है वो फंस गया है, लेकिन टी-एन-यू और वेट नहीं करता और अंदर आ जाता है। टी-एन-यू सरप्राइज होता है कि बाई और उसका पेट मेडिटेट कर रहे हैं, लेकिन टी-एन-यू को शक होता है क्योंकि बाई दरवाज़ा नहीं खोल रहा था। टी-एन-यू कहता है कि बाई मेरे से कुछ भी नहीं छुपा सकता, लेकिन टी-एन-यू को वहाँ कुछ नहीं मिलता। बाई कहता है अब तुमने रूम सर्च कर लिया है तो जाओ, मैंने मेडिटेशन करनी है। लेकिन तब बाई ने जो अंडरगारमेंट्स कोल्ड्रन में छुपाए थे उसकी वजह से कोल्ड्रन फट जाता है। बाई एल्डर से कह रहा होता है इसमें मेरी गलती नहीं है,
बाय रंगे हाथों पकड़ा गया था। ली कहता है कि बाय शैतान है, लेकिन उसे भी पता है कि क्या गलत है और क्या सही। युआन बाय से कहता है कि एक्सप्लेन करो। बाय बताता है कि यह सब टिडान ने किया है, कोई भी इसकी बात पर बिलीव नहीं करता। और ली बताता है कि अगर तुम झूठ बोलोगे तो तुम्हें मैं भी नहीं बचा पाऊंगा। लेकिन तब टिडान बहुत सारे अंडरगारमेंट लेकर आता है। टिडान वो बाय को देता है और बाय बताता है कि टिडान इस बार ये गिफ्ट ली के लिए लेकर आया है। उधर ये न्यूज़ तेज़ी से फैल जाती है कि बीस्ट किंग ने लड़कियों के अंडरगारमेंट्स चोरी किए हैं। एक बूढ़ा आदमी बच्चों को यह स्टोरी बताता है और बताता है कि आखिर में कैसे उस चोर को पनिशमेंट मिली। चीफ ली ने टिडान को स्नेक वैली में भेज दिया। बाय ने टिडान को सही से नहीं सिखाया, इसलिए उसे भी पनिशमेंट मिली, लेकिन कम। और फिर बाय को फॉरबिडन एंसेस्ट्रल लैंड में भेजा गया ताकि वो इनहेरिटेंस के लिए एंसेस्ट्रल टेस्ट दे पाए। तब बाय वहाँ एक टेम्पल में जाता है और आवाज़ लगाता है कि मैं इनहेरिटेंस लेने आया हूँ। तब बाय किसी को देखकर समझता है कि ये इस टेम्पल के बूढ़े इमोर्टल एल्डर हैं और उनकी मेडिटेशन ख़राब करने के लिए माफ़ी मांगता है। लेकिन बाय ये देखकर एम्बेरस हो जाता है क्योंकि ये जो होती है। बाय ऐसे दिखाता है जैसे उसने जो को नहीं देखा। जो बाय को टोंट मारती है और बताती है कि कैसे गुइया को 20 इनहेरिटेंस मिली और बाय को याद दिलाती है कि बाय ने कहा था वो गुइया से ज़्यादा इनहेरिटेंस लेगा। बाय कहता है तुम बस देखती जाओ, लेकिन कुछ नहीं होता जब बाय कहता है कि उसे इनहेरिटेंस चाहिए। बाय एक बार फिर, लेकिन इस बार थोड़ी रिस्पेक्ट से कहता है प्लीज़ मुझे इनलाइटमेंट दे दो। तब अचानक कुछ होने लगता है। सब देखते हैं किसी ने इनहेरिटेंस एक्टिवेट की है। बेहनली बाय की इंसल्ट करता है कि तुम तो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे लेकिन एक ही पिलर एक्टिवेट कर पाए। लेकिन गुइया और सब ये देखकर शॉक हो जाते हैं जो आज तक किसी ने नहीं देखा। युआन को भी बिलीव नहीं होता बाय को इनहेरिटेंस से ऐसा रिस्पॉन्स मिलेगा। इसका एक ही मतलब हो सकता है कि बाय की एबिलिटीज़ अपने एज के दूसरे डिसेबल से अलग ही लेवल पर पहुंच चुकी हैं। मंकी बताता है कि बाय ने 100 लाइट पिलर्स एक्टिवेट किए हैं, इसका मतलब बाय को सारी इनहेरिटेंस मिली हैं। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि बाय कोई एक ही इनहेरिटेंस चूज़ कर सकता है और प्रे करता है कि बाय सही डिसीजन ले। अंदर बाय भी खुश होता है, लेकिन उसे एक आवाज़ बताती है कि वो एक ही इनहेरिटेंस ले सकता है। बाय कहता है कि वो सारी इनहेरिटेंस लेना चाहता है। तब अचानक सारी इनहेरिटेंस वापस जाने लगती हैं और बाय एक को भी नहीं पकड़ पाता। बाय सोचता है क्या हो रहा है। तब एक डोर ओपन होता है और बाय देखकर कहता है ये क्या फालतू सा स्टोन है। तब वो स्टोन वापस जाने लगता है, इसलिए बाय माफ़ी मांगता है और तब स्टोन वापस जाना बंद हो जाता है। बाय को समझ आ जाती है कि उसे कोई सुन पा रहा है, इसलिए वो कहने लगता है जो भी ये इनहेरिटेंस दे रहा है बहुत महान है। लेकिन वो ये देखकर शौक होता है जब उसे एक खाली पेज दिया जाता है जिस पर कुछ नहीं लिखा। तब एक आवाज़ बताती है जो होता है वो दिखता नहीं, जो दिखता है वो होता नहीं। ये किसका डायलॉग है कमेंट्स में बताओ। तब बाय को याद आता है कि ली ने उसे हेवन रीचिंग रिवर का एक ड्रॉप दिया था और कहा था कि इस ड्रॉप को तब यूज़ करना जब कुछ सॉल्व ना कर पाओ। बाय इस ड्रॉप को खाली पेज पर फेंकता है। बाय हैरान होता है जब वो बुक ड्रॉप एब्जॉर्ब करने लगती है। बाय को याद आता है कि हेवन रीचिंग रिवर बहुत पावरफुल है और प्रे करता है कि बुक को डैमेज न कर दे। लेकिन तब अचानक वो ड्रॉप बाय की बॉडी में एब्जॉर्ब होने लगता है। सब लोग ये देखकर हैरान होते हैं क्योंकि उन्होंने ऐसी इनहेरिटेंस पहले कभी नहीं देखी। युआन बताता है ये हिडन इनहेरिटेंस है, ये इनहेरिटेंस पहले कभी एक्टिवेट नहीं हुई और ये बाय के नसीब में थी। एक आवाज़ बताती है ये पावर उसकी बॉडी एब्जॉर्ब कर रही है जिससे उसकी बॉडी स्ट्रॉन्ग बन जाएगी। इस पावर को हेवन रीचिंग अल्टीमेट कहते हैं, जिसे कल्टीवेट करने के बाद बाय को एक अल्टीमेट टेक्निक मिलती है, आइज ऑफ लॉ। इसकी हेल्प से बाय सब कुछ देख पाएगा और समझ पाएगा। तब बाय को एक आवाज़ आती है जो बताती है कि बाय ने उसकी लाइफ ख़राब कर दी। बाय हैरान होता है ये आवाज़ उस मास्क से आ रही है जो उसे अबिस में मिला था। बाय को लगता है कोई इस मास्क में छुपा है, लेकिन कोई बाहर नहीं आता। बाय इंप्रेस होता है कि उसकी आंखें अब सब देख पा रही हैं और फिर मास्क को हेवन रीचिंग रिवर में फेंक देता है। तब मास्क में से एक आदमी बाहर आता है और बाय से कहता है कि वो इसे ना मारे। फिर वो आदमी अपना नाम डैन बताता है जो ब्लड सेक्टर का डिसाइपल है। डैन कहता है कि वो बाय का सर्वेंट बनने को तैयार है, लेकिन बाय इंटरेस्ट नहीं दिखाता। फिर डैन बताता है कि वो स्पिरिट सेक्टर के लिए स्पाई बन सकता है और फिर ब्लड सेक्टर की इन्फॉर्मेशन बताने लगता है। बाय कहता है कि मैंने ब्लड सेक्टर के बारे में जानकर क्या करना है। फिर डैन बताता है उसे इटर्निटी का सीक्रेट पता है। बाय कहता है जल्दी बोलो क्या जानते हो। डैन बताता है कि ब्लड सेक्टर के एक एल्डर के रूम के नीचे इटर्निटी का रेलिक छुपा है। बाय को वो रूम खोलने के लिए एक एलिक्सर चाहिए होगा और फिर अंदर जाकर उसे इटर्निटी का सीक्रेट रेलिक मिल जाएगा। बाय को लगता है कि डैन झूठ बोल रहा है जब डैन बताता है कि ब्लड सेक्टर के एल्डर को भी इसका नहीं पता। डैन कहता है कि वो असल में ब्लड सेक्टर का डिसेबल नहीं है और ये मास्क उसे किसी पावरफुल आदमी ने दिया था और कहा था कि मरे हुए जी शैन का फेस यूज़ कर लो। और डैन को इटर्निटी के रेलिक का भी उसी आदमी ने बताया था। डैन बाय को बताता है कि डोर ओपन करने वाला एलिक्सर बनाना बहुत टफ है क्योंकि उसे बनाने का चांस 50% है और उसमें यूज़ होने वाले इंग्रेडिएंट्स भी मिलना मुश्किल हैं। बाय ये सुनकर खुश होता है क्योंकि मेन इंग्रेडिएंट बीस्ट किंग का ब्लड है। बाय डैन से पूछता है
तुम्हें ब्लड सेक्टर वाले कैसे पकड़ नहीं पाए। डैन बताता है ये मास्क सिर्फ चेहरे को नहीं पूरी बॉडी को ही चेंज कर देता है और साथ में स्पिरिचुअल पावर को भी छुपाता है। बाय से वो मास्क गलती से हेवन रीचिंग रिवर में गिर जाता है और डिस्ट्रॉय होने लगता है। डैन बाय को बताता है अगर मास्क डिस्ट्रॉय हो गया तो स्पिरिट सेक्टर वाले मुझे पहचान लेंगे और मुझे मार डालेंगे। बायो से कहता है कि तुम घबराओ नहीं, मेरे पाउच में छुप जाना। लेकिन तब मास्क फिर से बाहर आ जाता है। तब टिडान आकर बाय को चाटने लगता है। बाय देखता है कि टिडान बड़ा हो गया है और उसे समझ आ जाती है कि वो स्नेक वैली में स्नेक खाता रहा। रात को बाय और टिडान एक रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं और टिडान बहुत सारा खाना खा रहा होता है। बाय के पास स्पिरिट स्टोन कम पड़ जाते हैं, इसलिए वो उधार करने की कोशिश करता है, लेकिन इससे रेस्टोरेंट वाले को गुस्सा आ जाता है। बाय वहाँ से भाग जाता है और कह रहा होता है कि वो स्पिरिट स्टोन लेने जा रहा है। उन्हें पता है कि बाय वापस नहीं आने वाला, इसलिए वो टिडान को बाहर फेंक देते हैं। कुछ टाइम बाद बाय उन विंग्स को चेक कर रहा होता है जो उसे एल्डर्स ने दिए थे, लेकिन अभी भी वो इन्हें सही से कंट्रोल नहीं कर पाता और एक चिकन फार्म में जाकर गिरता है। तब वॉन जो अबिस में गुम हो गई थी स्पिरिट सेक्टर में वापस आ जाती है। तभी बाय भी उड़ते हुए वॉन के साथ टकराता है और फिर वॉन को देखकर खुश होता है क्योंकि अबिस में बाय ने उसे बहुत ढूंढा था। वॉन हर बार बाय को टच करने पर मारती है, लेकिन बाय हैरान होता है उसने इस बार इसे नहीं मारा। टीटान भी वॉन को देखकर गुस्से में आ जाता है। योन खुश होता है कि उसकी सिस्टर वापस आ गई, लेकिन तब वॉन अपने बाय को नहीं पहचानती। वो सिर्फ बाय पर ट्रस्ट करती है और तभी योन के साथ जाती है जब बाय उसे जाने को कहता है। बाय सोचता है कि वॉन ठीक नहीं लग रही थी और उसे इन्वेस्टिगेट करने का सोचता है। टीडान नहीं चाहता कि बाय वॉन के पास भी जाए, लेकिन बाय बताता है कि उसे वॉन से कोई खतरा नहीं हो सकता क्योंकि वो जाते हुए स्माइल कर रही थी। बाय कहता है कि वॉन अब वापस आ गई है तो मुझे भी और सोचना नहीं चाहिए और अपनी ट्रेनिंग पर ध्यान देना चाहिए। टीडान डर कर छुप जाता है जब बाय ट्रेनिंग स्टार्ट करता है क्योंकि बाय की ट्रेनिंग डेंजरस है। हम देखते हैं कि ऐसा क्यों है। बाय अपनी अनडैंक पावर प्रैक्टिस करता है। इसे प्रैक्टिस करते समय बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी बॉडी को कवर करती है जो जिस भी चीज़ को टच करेगी डैमेज कर सकती है। इस टेक्निक की हेल्प से बाय की बॉडी और स्ट्रॉन्ग बन रही है। अभी जो बाय मूव यूज़ कर रहा है इसे 10 एलिफेंट सैवेज घोस्ट कहते हैं। बाय बताता है कि कैसे इस टेक्निक का एक लेवल पूरा करने पर उसकी सारी स्पिरिचुअल एनर्जी खत्म हो जाती है, इसलिए वो इस टेक्निक को पूरा नहीं कर पाता। तब बाय अपनी बॉडी को ये टेक्निक करने पर फोर्स करता है, जिससे इसकी बॉडी कभी तो बहुत पतली हो जाती है और कभी बहुत मोटी। बाय कोशिश करता है कि उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी स्टेबल हो पाए और हार नहीं मानता क्योंकि ये टेक्निक बहुत पावरफुल है। अभी तक बाय हेवन रीचिंग रिवर की पावर से ये टेक्निक प्रैक्टिस कर रहा था, लेकिन अब वो एक पिल बनाने का सोचता है जिससे स्पिरिचुअल एनर्जी को कंट्रोल करना ईजी हो जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम ये है 4th ग्रेड पिल एक अपोथेकेरी मास्टर ही बना सकता है। तब बाय को याद आता है कि एल्डर ने उसे फिजिट सेक्टर का मेडिसिनल स्क्रॉल दिया था। इस स्क्रॉल को देखकर बाय की आंखों में आंसू आ जाते हैं क्योंकि इसे एक भी वर्ड समझ नहीं आ रहा होता। युआन बताता है कि वॉन के आने के बाद स्पिरिट सेक्टर और भी स्ट्रॉन्ग हो गया है क्योंकि अब हमारे पास एक और फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट कल्टीवेटर है, लेकिन इससे दूसरे 3 सेक्टर्स जेलस हो रहे हैं और अटैक करने का चांस मिस नहीं करेंगे। यंग खुश है कि बाय पिल रिफाइन नहीं कर रहा, इस वजह से सिटी में कुछ समय से शांति है। लेकिन तब मौसम खराब होने लगता है। ऐसा इसलिए क्योंकि बाय 4th ग्रेड पिल रिफाइन कर रहा है। बाय कॉन्फिडेंट है कि इसकी टेक्निक से पिल बन जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं होता। सिटी में सब पैनिक हो रहे होते हैं और कहते हैं कि भागो। न्यू डिसेबल्स कहते हैं कि लोग ओवर रिएक्ट कर रहे हैं। तब इन्हें बाय की स्टोरीज बताई जाती हैं कि कैसे कई दिनों तक ऐसे ड्रेन होती रही और एनिमल्स भी ह्यूमन लैंग्वेज बोलने लगे। बेहान ली को गुस्सा आता है क्योंकि बाय एंसेस्ट्रल हॉल में पिल रिफाइन कर रहा है। TNU बेहान ली को कहता है फर्नेस की पावर को रोकने में मेरी हेल्प करो। वो बाय को रोकने की कोशिश करते हैं लेकिन खुद की इंसल्ट करवा लेते हैं। सेक्टर लीडर युआन उन दोनों को डांटता है, लेकिन बाय कहता है कि ये मेरी गलती है क्योंकि मैं 4th ग्रेड पिल रिफाइन करना चाहता था। युआन फिर से उन दोनों को डांटता है क्योंकि उनके फटे हुए कपड़ों से पता चल रहा है कि वो वीक है। युआन बताता है कि अगर तुम लोग भी बाय जितने स्ट्रॉन्ग होते तो बाय को रोक लेते, लेकिन कोल्ड्रन एक बार फिर फट जाता है और इस बार युआन के कपड़े फट जाते हैं। बाय माफ़ी मांगता है और कहता है कि मैंने ये जानबूझकर नहीं किया, लेकिन युआन उस पर अटैक करने लगता है। लेकिन तब टिडान आकर वो अटैक ब्लॉक करता है। फिर बाय और टिडान ड्रामा करने लगते हैं। बाय कहता है कि हमने साथ में कितना अच्छा समय गुजारा, लेकिन मैं तुम्हें बचा नहीं पाया। युआन को भी बुरा लगता है। फिर बाय थोड़ी दूर जाकर कहता है ड्रामा बंद करो, वो लोग पास नहीं हैं। बाय कहता है कि उसने सेक्टर लीडर की इंसल्ट की है और अब सेक्टर में रहना सेफ नहीं है। बाय एक जगह जाने की सोचता है, लेकिन तब युआन इसे आकर पकड़ लेता है। युआन बताता है कि बाय ने एंसेस्ट्रल हॉल में पिल रिफाइन की और फिर हॉल को डिस्ट्रॉय किया, जो कि एंसेस्टर्स की इंसल्ट के बराबर है। लेकिन युआन इस बात से इंप्रेस होता है कि टिडान उसका अटैक ब्लॉक कर पाया। युआन कहता है कि तुम टिडान को यह सब सिखा रहे हो, तुम्हें चाहिए कि तुम इसे अच्छी चीज़ें सिखाओ। युआन बताता है कि तुम्हारी पनिशमेंट ये है, लेकिन इससे पहले कि युआन पनिशमेंट बताता, बाय कहता है कि मुझे ये पनिशमेंट दो।
कि मैं सेक्टर से बाहर जाकर एक्सपीरियंस लूँ। बाय कहता है कि इससे बड़ी पनिशमेंट क्या हो सकती है कि मैं अपने घर से दूर रहूँगा। बाय को लगता है कि सेक्टर लीडर से जाने नहीं देंगे, लेकिन युआन कहता है कि ठीक है, तुम जा सकते हो। बाय कहता है कि मैंने अभी पैकिंग भी नहीं की। तब युआन इसे एक बैग देता है जिसमें सारा ज़रूरत का सामान है, जैसे एलिक्सर्स और बहुत सारी चीज़ें। बाय सोचता है किस दिन जाऊँ, लेकिन युआन कहता है कि अभी जाओ, अभी जाने का सही समय है। तब बाय को सिर्फ गुड बाय कहने दिया जाता है, लेकिन सब हैरान होते हैं जब बेहान ली रो रहा होता है। बाय दुखी होता है कि वो चीफ ली को गुड बाय नहीं कह पाया, लेकिन युआन कहता है कि जब ली ट्रेनिंग से बाहर आएगा तो मैं उसे बता दूंगा। मे कहती है कि अपना ख्याल रखना। बाय टिडान जैंग को देकर जाता है और जाने से पहले इमोशनल स्पीच देने ही वाला होता है कि युआन इसे सेक्टर से बाहर फेंक देता है। मे बाय के जाने पर दुखी होती है। बाय के जाने की खबर सुनकर सारा सेक्टर 3 दिन तक पार्टी करता है। तब हमें बताया जाता है कि बाय का प्लान ब्लड सेक्टर जाकर इटर्निटी का रेलिक ढूंढना है। बाय ब्लड सेक्टर के पास पहुंच जाता है। डैन बताता है कि कैसे हर बार जब भी वो यहाँ से गुजरता है उसे अजीब सी फीलिंग आती है। बाय पूछता है क्या मास्क सही से काम कर रहा है। डैन बताता है कि तुम्हारी बॉडी, फेस और असल कल्टीवेशन लेवल छुप गए हैं। डैन बताता है कि वो कई साल से इसी मास्क की हेल्प से ब्लड स्ट्रीम सेक्टर में छुपा रहा और एल्डर्स को भी पता नहीं चला। ये मास्क अच्छे से स्किन के साथ जुड़ जाता है और इसे स्पिरिचुअल एनर्जी की हेल्प से ही उतार सकते हो। बाय कॉन्फिडेंट है कि इस मास्क की हेल्प से कोई भी इसे पकड़ नहीं पाएगा, लेकिन बाय के पास ब्लड स्ट्रीम सेक्टर की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। डैन बताता है कि ऐसा कहा जाता है कि कई हजार साल पहले एक जायंट हेवन रीचिंग रिवर में गिर गया था। बाय डैन की बात पर बिलीव नहीं करता, लेकिन ब्लड सेक्टर में पहुंचने पर बाय को एक हाथ की शेप वाली माउंटेन नजर आती है। जब वो गेट के पास पहुंचते हैं तो डैन वापस पाउच में चला जाता है। डैन ने बताया था कि स्पिरिट सेक्टर और ब्लड सेक्टर मिड स्ट्रीम की पोजीशन के लिए लड़ रहे हैं, इसीलिए आइडेंटिटी चेकिंग अरे और भी स्ट्रॉन्ग हो गई है। डैन बाय से कहता है कि उसे संभल कर रहना होगा। बाय जब गेट पर जाता है तो खुश होता है क्योंकि उसकी जी शैन वाली आइडेंटिटी कंफर्म हो गई है। बाय को वो वाली फीलिंग आती है जब उसने सोंग के साथ फाइट की थी। बाय देखता है कि उसकी अनडाइंग पावर इस की के साथ रिएक्ट कर रही है और सोचता है कि इन दोनों में कोई कनेक्शन है। तब बाय को एक मैजिक बीम उठा लेती है और डैन बताता है कि यह टेलीपोर्ट अरे हमें सीधा इनर सेक्टर में ले जाएगी। डैन बताता है कि रात को इस जगह में डीमंस घूमते हैं। बाय जब वहां पहुंचता है तो उसे पता चलता है ब्लड सेक्टर के डिसेबल्स कितने रूड हैं। डैन बताता है कि ऐसा इसलिए क्योंकि ब्लड सेक्टर में पावर ही सब कुछ है। यहाँ पर स्ट्रॉन्ग आदमी सही है और वीक आदमी गलत। इसका मतलब ब्लड सेक्टर बिल्कुल भी सेफ नहीं है। अनाउंसमेंट होती है कि बॉर्डर के पास स्पिरिट सेक्टर के साथ लड़ाई चल रही है, इसलिए घर जाने से पहले सबकी पावर टेस्ट की जाएगी। जो कोई भी ये टेस्ट देने से मना करेगा उसे ब्लड सेक्टर का एनिमी समझा जाएगा और स्पिरिट सेक्टर के बाय का दोस्त सब बाय का नाम सुनकर गुस्से में आ जाते हैं और बताते हैं अगर उन्हें बाय मिल जाए तो उसे पहले टॉर्चर करेंगे और फिर मारेंगे। तब एक आदमी को बाय पर शक होता है, इसलिए वो बाय को एक एल्डर के पास लेकर जाता है। बाय एल्डर को देखकर शौक होता है क्योंकि ये वही पपेट मास्टर शॉन है जो इसे अबिस में मिला था। शॉन कहता है कि तुम्हें कहीं तो देखा है। तब एक डिसाइपल आकर बताता है ये जी शैन है। वो बताता है जब हम बाय पर अटैक कर रहे थे तो जी शान जिस ग्रुप के साथ गया था वो मार गया था। उन्हें जी शान पर शक होता है और उन्हें लगता है कि इसने बाय के साथ कोई डील की है, लेकिन शान बताता है कि बाय एक बेरहम मॉन्स्टर है जो किसी को नहीं छोड़ता। लेकिन अब शान भी जानना चाहता है कि जी शान बचकर कैसे आया। तब बाय जी शान बनकर बताता है वो बाय को रोकने के लिए अपनी जान देने के लिए भी तैयार था, लेकिन बाय ने उसे पकड़कर बहुत टॉर्चर किया। जब मैं बेहोश हो गया तो बाय को लगा कि मैं मर गया हूँ, लेकिन तब मेरी आंख खुली तो बाय ने सारे ग्रुप को मार दिया था और सिर्फ मैं ही जिंदा बचा। ये सुनने के बाद भी शान बाय को अंदर नहीं जाने देता, लेकिन तब बाय से रिश्वत देता है कि उसे जो भी अबिस में मिला है शान को देगा। सब सोचते हैं कि जी शैन लकी था जो बाय के साथ फाइट करने के बाद भी बच गया। लेकिन तब एक नोबल लड़की सूमे अपनी कैरेज में गुजरती है और सब सूमे से इम्प्रेस होते हैं क्योंकि इसे अर्थली वेन फाउंडेशन मिली है। सूमे को जल्द ही मास्टर बना दिया जाएगा, जिसका मतलब है कि वो ब्लड सेक्टर की एक पीक पर रूल कर पाएगी। बाय देखता है ये तो वही लड़की है, लेकिन तब सूमे की गार्ड कहती है अपनी आंखें नीचे करो। बाय सोचता है क्या बहाना बनाऊं। बाय कहता है कि वो सूमे की ब्यूटी को देखकर सब कुछ भूल गया था। बाय को पनिशमेंट मिलने वाली होती है, लेकिन तब पावरफुल सोंग वहां आता है। फिर हमें पता चलता है कि सूमे और सोंग आपस में मिडल पीक के मास्टर बनने के लिए कम्पीट कर रहे हैं। बाय चुपके से निकल रहा होता है, लेकिन शान उसे रोकता है। शान पूछता है कि तुम किस साइड पर हो। बाय बताता है कि सूमे और सोंग दोनों ही पावरफुल हैं। सूमे सोंग की इंसल्ट करती है क्योंकि वो बाय से हार गया था और बाय का नाम सुनकर सोंग को भी गुस्सा आ जाता है। सोंग का अटैक सूमे की गार्ड रोक नहीं पाती और फिर दोनों लड़ने लगते हैं। पहले दोनों एक जैसे पावरफुल लग रहे होते हैं, लेकिन फिर सूमे जीत जाती है। सूमे बताती है कि एक बार वो ब्लड मास्टर बन गई तो फिर सोंग को मिडल पीक से बाहर निकाल देगी। बाय वापस भागने लगता है, लेकिन सब नीचे गिरे हुए होते हैं। शान हैरान होता है कि बाय को
सोंग और सुमे की पावर के प्रेशर से कुछ नहीं हुआ। बाय सोचता है कि अब वो पकड़ा जाएगा और सोचता है कि भाग जाऊं, लेकिन वो भाग नहीं पाएगा। बाय सोचता है अगर जल्दी से कुछ नहीं किया तो पकड़ा जाऊंगा, और ऐसे दिखाता है जैसे वो बहुत ज़्यादा इंजर हो गया है। बाय अपनी ज़बान को काटता है ताकि ब्लड निकल पाए। इतना ब्लड देखकर सबको लगता है कि बाय हमसे भी ज़्यादा इंजर हुआ है। बाय पूछता है क्या मैं मरने वाला हूँ। शान बताता है कि ज़ीशान के पास कोई डिफेंस टेक्निक है और इसे लगता है कि इसी टेक्निक की हेल्प से वो बाय से बच पाया। सोंग बाय का नाम सुनकर अलर्ट हो जाता है। सोंग बताता है कि ज़ीशान जैसा वीक लड़का बाय से कैसे बचकर आया। सोंग बाय को पकड़ने ही वाला होता है, लेकिन तब भूकंप आ जाता है। ये एक लड़की की वजह से होता है जो ज़ीशान का नाम ले रही होती है। तब वो बड़ी सी औरत बाय को लेकर भाग जाती है। तब हम देखते हैं कि बाय उससे बचकर भाग रहा होता है। बाय डैन से कहता है कि तुम्हारी लड़कियों की चॉइस बहुत बुरी है। डैन कहता है कि मेरा उस पर दिल आ गया था। तब बाय गलती से अलार्म बजा देता है और गार्ड्स को लगता है कोई घुसपैठिया मिडल पीक में घुसने की कोशिश कर रहा है। गार्ड्स को वहाँ कोई नहीं मिलता और हम देखते हैं कि बाय पेड़ पर छुपा हुआ था। बाय हैरान होता है कि मिडल पीक में इतनी ज़्यादा सिक्योरिटी है। डैन बताता है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि अभी तक ये डिसाइड नहीं हुआ कि कौन मिडल पीक का मास्टर बनेगा। माउंटेन्स के ऊपर जाने के लिए कम से कम गार्डियन का रैंक होना चाहिए। माउंटेन के टॉप पर ब्लड मास्टर हॉल है और उधर अभी के लिए नॉर्मल से डबल गार्ड्स पहरा दे रहे हैं। प्रॉब्लम यह है कि हमें अभी भी वो एलिक्सर बनाना है जो ब्लड मास्टर हॉल के सीक्रेट चैम्बर को खोलने के लिए यूज़ होगा। इतना ही नहीं, वो एलिक्सर तब ही काम करेगा जब वो हॉल के एयर लूम के साथ कनेक्ट हो। डैन बताता है कि मिशन हेवन में जाने से भी ज़्यादा टफ है। बाय कहता है कि तुम घबराओ नहीं, मेरे पास एक प्लान है। हमें बस ये बताना है कि हम मोर्टल वेन एस्टेब्लिशमेंट में हैं और फिर हम मिडल पीक के गार्डियन बनकर माउंटेन टॉप जा पाएंगे। डैन को बाय का प्लान अच्छा लगता है क्योंकि कुछ ही दिन में मोर्टल वेन गार्ड बनने का टेस्ट होगा, लेकिन उससे पहले बाय को मिशंस करके कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स जमा करने होंगे ताकि वो उस टेस्ट में हिस्सा ले पाए। ब्लड सेक्टर की 5 पीक्स हैं। सुना है इस बार कॉर्प पीक टेस्ट बनाएगी और टेस्ट में पपेट बनाना होगा क्योंकि कॉर्प पीक के स्टूडेंट्स ब्लड पपेट रिफाइनिंग टेक्निक यूज़ करते हैं। इसी टेक्निक की वजह से कॉर्प पीक के चारों तरफ ब्लड की फैली होती है। पपेट रिफाइन करना इतना ईजी नहीं है, इसमें कई महीने या फिर साल भी लग सकता है। बाय कॉर्प पीक जाता है। शान बताता है ये जगह मेरे अंडर है, इसलिए मैं तुम्हें पपेट रिफाइन करना सिखाऊंगा। शान कहता है यहाँ जो मैं बोलूँगा वही रूल है। शान ज़ीजैंग को देखकर हैरान होता है। बाय बताता है कि वो मोर्टल वेन ट्रायल देने के लिए मिशन लेने आया है। शान बाय को मिशन जेड स्लिट देता है। तब कॉर्प पीक का एल्डर आता है और बताता है कि चारों सेक्टर्स में वार शुरू हो गई है, इसलिए सिर्फ टॉप मोर्टल वेन कल्टीवेटर ही टेस्ट दे पाएंगे। लेकिन टेस्ट देने से पहले उन्हें ये मिशन पूरा करना होगा और इस बार का मिशन वाइट पपेट बनाना है। सब शौक हो जाते हैं क्योंकि वाइट पपेट एक सुपीरियर आइटम है। जो 3 महीने में ये मिशन कंप्लीट करेंगे वही गार्डियन बनने का टेस्ट दे पाएंगे। शान बताता है कि 5 सुपीरियर आइटम में से वाइट पपेट बनाना सबसे ईजी है। उन्हें बस पपेट सीड को सीक्रेट ब्लड के साथ कनेक्ट करना है। जितना तुम्हारा कल्टीवेशन लेवल होगा उतनी जल्दी तुम पपेट रिफाइन कर पाओगे, लेकिन पपेट रिफाइन करने में आधा साल लग जाएगा। सारे डिसाइपल्स कहते हैं ये तो बहुत ज़्यादा समय है। शान बताता है कि अंडरवर्ल्ड पिल की हेल्प से पपेट्स 10 दिन में इवॉल्व हो जाएंगे। डिसाइपल्स बताते हैं कि कैसे वो पिल मिलना इम्पॉसिबल है। शान कहता है कि अगर पिल अफोर्ड नहीं कर सकते तो खुद बना लो। बाय कहता है ये कोई मुश्किल काम नहीं है क्योंकि मेरी जैसी रिफाइनिंग पूरे स्पिरिट सेक्टर में कोई नहीं कर पाता था। बाय ज़ीजैंग बनकर ब्लड पूल में पपेट रिफाइन करने के लिए जाता है। बाय वहाँ एक छोटा आदमी देखकर डर जाता है। बाय को बताया जाता है ये वो पपेट है जो उसने रिफाइन करना है। तब बाय का हाथ ब्लड की के साथ लगता है और फिर से उसकी अनडाइंग पावर रिएक्ट करने लगती है। बाय सोचता है कि ऐसा क्यों हो रहा है। तब बाय को याद आता है कि उसे सेक्रेट चैम्बर खोलने के लिए जो पिल बनानी है उसके लिए ब्लड की चाहिए। बाय डिसाइड करता है कि वो पपेट के साथ साथ पिल भी रिफाइन करेगा। डैन चाहता है कि बाय पहले पपेट रिफाइन करे क्योंकि उसके पास सिर्फ 3 ही महीने हैं। बाय कहता है कि वो गेट ओपन करने वाली पिल के साथ साथ अंडरग्राउंड पिल भी बना रहा है जिससे वाइट पपेट जल्दी से रिफाइन हो जाएगा। बाय उस पपेट को अंडरग्राउंड पिल देता है। बाय कहता है कि कुछ ही दिन में ये पपेट रिफाइन हो जाएगा। बाय फिर से गेट ओपन करने वाली पिल बनाने लगता है। डैन बीस्ट किंग का ब्लड देकर इंप्रेस होता है। फिर बाय को याद आता है उसने कैसे एक ड्रॉप ब्लड लेने के लिए टिडान से भीख मांगी। तब कुछ समय बाद बाय वो गेट ओपन करने वाली पिल बना लेता है। डैन बताता है कि अब 50% चांस है कि बाय वो डोर ओपन कर पाएगा, लेकिन बाय कहता है कि वैसे 3-4 बार स्पिरिट रिफाइन करेगा ताकि डोर ओपन करने का चांस बढ़ जाए, लेकिन इसे स्पिरिट रिफाइन करने के लिए 4 लीफ ग्रास चाहिए। डैन बताता है कि वो हर्ब 10,000 ब्लड क्लिफ्स पर उगती है। तब अचानक लिक्विड का कलर चेंज होने लगता है। तब पैनिक होने लगते हैं क्योंकि ये नॉर्मल नहीं है। उधर हमें पता चलता है कि पपेट रिफाइनिंग वाली शॉप एक एल्डर की है और शान उसका रेंट देता है। शान बताता है कि 3 महीने में ब्लड पपेट्स का पहला बैच बन जाएगा। शान सोचता है कि इस बार रेंट की जगह
पपेट्स एल्डर को दे। लेकिन तब एक आदमी आकर बताता है कि सेक्रेट ब्लड कम होकर सिर्फ 30% रह गया है। उधर डैन बताता है कि मैंने ब्लड सेक्टर में बहुत पपेट्स देखे, लेकिन जैसा बाय ने पपेट डिफाइन किया है ऐसा कभी नहीं देखा। तब बाय को पानी गिरने की आवाज़ आती है। डैन ये देखकर हैरान होता है कि बाय का पपेट बाकी सब के रूम से ब्लड एब्जॉर्ब कर रहा है। तब डैन छुप जाता है। बाय देखता है कि उसका छोटा सा पपेट एक बड़ा सा मॉन्स्टर बन गया है। बाहर शान घबरा रहा होता है क्योंकि उसका सारा सीक्रेट ब्लड गायब हो गया है। तब शान और एल्डर शॉक हो जाते हैं जब जीशैन के रूम से सीक्रेट ब्लड बाहर आने लगता है। शान को जीशैन पर गुस्सा आता है और वो उस रूम की तरफ भागता है, लेकिन तब जीशैन बाहर आता है और सारी शॉप डिस्ट्रॉय होने लगती है। शान कहता है ये सब जीशैन की गलती है और अपने पपेट को बाय पर अटैक करने के लिए समन करता है। बाय को पता है कि अगर उसने अटैक ब्लॉक ना किया तो वो मार जाएगा, लेकिन अटैक ब्लॉक करने से सबको पता चल जाएगा कि वो कौन है। लेकिन तब उसका पपेट उसे बचा लेता है। शान को समझ नहीं आ रही ये कैसा पपेट है जिसमें से ग्रीन एनर्जी निकल रही है। बाय का ग्रीन पपेट आसानी से शान के ब्लैक पपेट को हरा देता है। बाय भी सरप्राइज होता है कि उसका पपेट उसे प्रोटेक्ट कर रहा है। शान उन ब्लैक पपेट्स को अटैक करने को कहता है, लेकिन शान के पपेट्स उसकी बात सुनना बंद कर देते हैं। एल्डर को गुस्सा आता है क्योंकि जीशैन ने उसकी पपेट रिफाइनिंग की शॉप डिस्ट्रॉय कर दी, और इतना ही नहीं उसने सारा सेक्रेट ब्लड भी खत्म कर दिया। बाय के पपेट्स में फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट जितनी पावर भी नहीं है, लेकिन बाय के पपेट में एक रेयर एबिलिटी है कि ये दूसरे पपेट्स को कंट्रोल कर सकता है। बाय को समझ आ जाती है कि एल्डर क्या कहना चाहता है, इसलिए वो ग्रीन पपेट को कंट्रोल करने वाली जेट प्लेट एल्डर को दे देता है। बाय को लगता है कि एल्डर उसे फिर भी मार देगा, लेकिन ग्रैंड एल्डर बाय के इस ऑफर से खुश होता है। वो बताता है अगर एक वर्कशॉप डिस्ट्रॉय होगी तो क्या हुआ, बाय की इस इन्वेंशन से ब्लड सेक्टर को बहुत फायदा होगा। ग्रैंड एल्डर बाय को 5000 स्पिरिट स्टोन्स और 30,000 कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स देते हैं। इतने सारे कंट्रीब्यूशन पॉइंट से बाय इजीली गार्डियन बनने वाला टेस्ट दे पाएगा। शान देखता है कि एल्डर बाय को पसंद करने लगा है, इसलिए उसे भी बाय से अच्छे से बात करनी चाहिए। तब लोग ये देखकर शॉक हो जाते हैं जब बाय और शान एक दूसरे से माफ़ी मांगते हैं। फिर बाय शान को ग्रीन पपेट बनाने का फार्मूला देता है। शान बाय को अगले टेस्ट के लिए गुड लक कहता है जो 10,000 ब्लड क्लिप्स पर होगा। कुछ टाइम बाद आज ब्लड सेक्टर का मोर्टल वेन फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट टेस्ट है। दूसरे पीक के ग्रैंड एल्डर्स टेस्ट को मॉनिटर करने आए हैं। फोर्थ पीक का एल्डर सब डिसेबल्स को बताता है जो भी 3 महीने में फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट करेंगे उन्हें चॉइस मिलेगी कि वो किसी भी पीक में जा सकेंगे और उन्हें गार्डियन का रैंक मिलेगा। बाय सोचता है कि मेरे पास हेवनली फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट है, इसलिए मैं इजीली गार्डियन बन जाऊंगा। अभी के लिए मेरा गोल 4 लीफ ग्रास ढूंढना है ताकि मैं गेट ओपन करने वाली पिल रिफाइन कर सकूं। दूसरे डिसेबल्स भी जोश में होते हैं और कहते हैं कि एक बार हम फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट में पहुंच जाएं, फिर स्पिरिट सेक्टर को डिस्ट्रॉय कर देंगे। तब मिडिल पीक की एल्डर आती है। लोग कह रहे होते हैं कि सॉन्ग की आंटी जून है। वो बताती है कि डिसेबल्स को फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट करने के लिए पिल्स यूज़ करनी होंगी। वो बताती है कि इस बोतल में सिर्फ 10 ही पिल्स हैं, इसलिए अगर पिल चाहिए तो उसके लिए लड़ना होगा। बाय अभी भी उधर ही खड़ा होता है। ये देखकर जून सरप्राइज होती है, लेकिन फिर बाय भी जंप कर देता है। बाय को पता है कि वो अपनी पावर्स की हेल्प से आसानी से पिल ले सकता है, लेकिन ऐसा करने से सबको पता चल जाएगा कि वो कौन है। तब बाय ग्रुप से कहता है मुझे साथ ले जाओ, मैं तुम लोगों की हेल्प करूंगा। मुझे बस एक ही पिल चाहिए, बाकी सब तुम रख लेना। बाय बताता है कि हम वो वाली टेक्निक यूज़ करेंगे जो हमने अबिस में स्पिरिट सेक्टर के बाय पर यूज़ की थी। उधर एक आदमी को वो बोतल मिल जाती है और फिर बाय की टीम उसे प्रिजन में ट्रैप कर देती है। ये डिसाइपल 3 दिन तक बाहर नहीं आ पाएगा। तब बाय प्रिजन में जाकर उस डिसाइपल से बोतल ले लेता है, लेकिन दूसरे डिसाइपल शॉक हो जाते हैं। जी जैंग पिल लेकर भाग गया। बाय उनकी इंसल्ट करता है कि वो स्ट्रेंथ के साथ स्पिरिट सेक्टर को डिस्ट्रॉय करने की सोच रहे हैं। तब वो ग्रुप बाय का पीछा करने लगता है। बाय कहता है कि अब उसे सिर्फ 4 लीफ ग्रास ढूंढना है। बाय ऐसे दिखाता है जैसे उसे अटैक लग गया है। ग्रुप को लगता है कि इतनी ऊंचाई से गिरने पर वो नहीं बचेगा। सब एल्डर्स ये देख रहे होते हैं और एक एल्डर बताता है कि अगर जीशैन चालाक है तो कुछ पिल्स फेंक देगा ताकि भाग पाए। एल्डर जून भी अब बाय में इंटरेस्ट लेने लगी है और सोचती है कि जीशैन और कितनी देर बच पाएगा। वो ग्रुप नीचे बाय की बॉडी ढूंढ रहे होते हैं और उधर बाय 4 लीफ ग्रास ढूंढ रहा होता है। तब बाय किसी बीस्ट को सेंस करता है और ये वही बोलने वाला रैबिट होता है। तब बाय का पाँव स्लिप होता है और वो नीचे गिर जाता है, लेकिन वहाँ उसे 4 लीफ ग्रास मिल जाता है। इससे पहले वो ग्रास लेता एक ब्लड बीस्ट वहाँ आ जाता है। बीस्ट आवाज़ निकालता है जो सब ने सुन ली होगी, लेकिन बाय जल्दी से इस बीस्ट को मार देता है। तब बाय को पता चलता है कि बीस्ट ब्लड की से बना है। ये वही की है जो ब्लड सेक्टर यूज़ करता है, लेकिन ये वाली की थोड़ी स्ट्रॉन्ग है। तब वो की फिर से बाय की अनडाइंग पावर के साथ रिएक्ट करने लगती है। बाय सोचता है कि डैन ने जो जायंट वाली स्टोरी बताई थी वो सच है। डैन ने बताया था कि जायंट ने पूरी अनडाइंग पावर मास्टर की थी। इसका मतलब बाय अगर वहाँ जाए जहाँ जायंट मरा था और उधर अनडाइंग पावर का दूसरा स्क्रॉल प्रैक्टिस करे तो कई गुना ज़्यादा जल्दी दूसरा वाला अनडाइंग स्क्रॉल मास्टर कर लेगा।
बाय इस चीज़ को टेस्ट करता है और सच में इस ब्लड की से इसकी अनडाइंग पावर इंक्रीज होने लगती है और अब बाय की बॉडी और स्ट्रॉन्ग हो गई है। उधर सॉन्ग जून से पूछता है, तुम्हें क्या लगता है टेस्ट के बाद कौन गार्डियन बन पाएगा? जून बताती है कि मिडिल पीक में पहले ही बहुत सारे गार्डियन हैं, लेकिन कोई भी मेडिसिन कल्टीवेशन में अच्छा नहीं है। जून कहती है कि स्पिरिट सेक्टर के बाय को मेडिसिन जीनियस कहा जाता है, लेकिन बाय का नाम सुनकर सॉन्ग को गुस्सा आ जाता है और कहता है कि बाय उसके हाथों से ही मरेगा। जून बताती है कि कैसे जिनकी सोच बड़ी होती है वो दूसरों को गिराने की जगह खुद आगे बढ़ते हैं। तब वो ग्रुप जो बाय को ढूंढ रहा था सोचते हैं कि बाय की बॉडी को ब्लड बीस्ट खा गए होंगे, लेकिन उधर बाय गेट ओपन करने वाली पिल को रिफाइन कर रहा होता है। लेकिन तब भूकंप आने लगता है और एल्डर्स भी घबरा जाते हैं क्योंकि कई सालों से 10,000 ब्लड क्लिफ्स का जो लावा शान था बाहर आने लगा है। बाय बचकर भाग जाता है, लेकिन फिर दूसरे डिसाइपल्स इसे देख लेते हैं। बाय बोतल फेंक देता है, लेकिन वो पिल्स फेक होती हैं। तब ज़ीशैन बाहर आ जाता है, जहाँ सारे एल्डर्स इसे देखकर हैरान होते हैं क्योंकि सारी पिल्स इसके पास होती हैं। इन पिल्स के बिना और कोई भी दूसरा डिसाइपल फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट नहीं कर पाएगा। इतना ही नहीं, बाय ने सोए हुए वल्केनो को जगाया और सारे बीस्ट भी पैनिक होने लगे, जिसकी वजह से दूसरे डिसाइपल्स इंजर हो गए। बाय बताता है कि वो बस पिल बना रहा था। जून देखती है कि बाय के पास 10 में से 5 पिल्स हैं और बाकी की पिल्स उसने ये वाली पिल बनाने में लगा दी। जून इस फालतू सी ग्रेड 3 पिल से इंप्रेस नहीं होती। बाय कहता है कि तुम सही कह रही हो, ये पिल मेडिसिन में यूज़ नहीं हो सकती, लेकिन ब्लड सेक्टर में कुछ ही लोग हैं जो 3rd ग्रेड पिल रिफाइन कर सकते हैं। बाय ड्रामा करने लगता है कि वो ब्लड सेक्टर को ऐसे हारते हुए नहीं देख सकता और एक दिन वो ब्लड सेक्टर के लिए ग्रेड 5 की पिल बना कर रहेगा। ज़ीशैन घबरा जाता है जब एक एल्डर कहता है कि तुम अबिस से आने के बाद चेंज हो गए हो, लेकिन ये अच्छी चेंज है। ये एल्डर नेमलेस पीक का इंचार्ज है और ज़ीशैन को अपनी पीक में आने की ऑफर देता है। फिर दूसरे एल्डर्स भी इसे अपनी पीक में आने की ऑफर देने लगते हैं और बताते हैं कि उनकी पीक में आने के क्या क्या फ़ायदे हैं। तब अचानक वो बाय को अपनी पीक में लेने के लिए लड़ने लगते हैं। बाय ये देखकर हंसता है। बाय उनमें और लड़ाई कराने के लिए कहता है कि मुझे सही से समझ नहीं आ रही कि कौन सी पीक में जाऊं। सब एक दूसरे की पोल खोलने लगते हैं। तब जून भी अपनी ऑफर देती है। एल्डर्स को लगता है कि जून की ब्यूटी के आगे सारी ऑफर्स फेल हैं और एल्डर्स सही कह रहे होते हैं क्योंकि बाय उसी समय मिडिल पीक ज्वाइन करने के लिए मान जाता है। बाय कहता है कि मैं खुद को रोक नहीं पाया, लेकिन बताता है कि मैं भी मिडिल पीक में जाना चाहता था। कुछ टाइम बाद हम देखते हैं कि कोई ब्लड मास्टर हॉल के गार्ड्स पर अटैक कर रहा है। उधर बाय मिडिल पीक की एंट्रेंस के बाहर जाता है, जहां उसे सॉन्ग वेलकम करता है। अंदर बाय मिडिल पीक की ब्यूटी को देखकर इंप्रेस होता है। सॉन्ग कहता है कि मुझे समझ नहीं आ रही जून को तुम में ऐसा क्या दिखा। तब बाय कहता है कि मुझे अभी याद आया कैसे सॉन्ग अबिस में अपनी जान की भीख मांग रहा था। सॉन्ग कहता है क्या कहा। तब ज़ीशैन बात घुमा देता है। सॉन्ग ज़ीशैन को अपनी आंटी के पास लेकर जाता है। सॉन्ग देखता है कि बाय जून को सही से रिस्पेक्ट नहीं दिखा रहा। ज़ीशैन कहता है कि उसने जून के बारे में कभी भी बुरी बातें नहीं सोची, लेकिन सॉन्ग उसे बुली करता रहता है। सॉन्ग को गुस्सा आता है, लेकिन अपनी आंटी के सामने इसे कुछ नहीं कहता। सॉन्ग जाने से पहले बाय को धमकी देता है, अगली बार वो बाय की जुबान काट के उसके हाथ में दे देगा। सॉन्ग के जाने के बाद जून पूछती है, तुम मेरे बारे में क्या सोचते हो। बाय कहता है कि तुम पूरे ब्लड सेक्टर में सबसे प्यारी, मेरा मतलब है सबसे स्ट्रॉन्ग हो। जून बताती है कि सूमे भी कुछ कम प्यारी नहीं है और जो भी मेरे एनिमीज हैं उन्होंने सूमे की साइड ले ली है। जून ने ज़ीशैन को चूज़ किया है। इस पर ज़ीशैन कहता है वो इसे फॉलो करेगा और प्रोटेक्ट करने के लिए जान भी दे देगा। जून कहती है कि इसके लिए तुम्हें स्ट्रॉन्ग बनना होगा और इसे ब्लड सेक्टर की सीक्रेट टेक्निक ब्लड किलर वर्ल्ड सीखने को कहती है। बाद में बाय सोचता है कि जून इसकी केयर नहीं करती, वो बस ब्लड हॉल की मास्टर बनने के लिए उसे यूज़ कर रही है। बाय इन सब में नहीं पढ़ना चाहता और आज रात को ही इटर्निटी का रेलिक लेकर स्पिरिट सेक्टर वापस चला जाएगा। रात को डैन कह रहा होता है कैसे जब से ब्लड मास्टर मरे हैं उसके बाद से ब्लड मास्टर हॉल के गार्ड्स पर कोई चीज़ अटैक कर रही है। डैन को लगता है कि ब्लड मास्टर की आत्मा है जो ये सब कर रही है। बाय कहता है तुम घबराओ नहीं, मेरे पास हेवनली फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट है। लेकिन तब डैन डर से बेहोश हो जाता है। अंदर बाय पर कोई अटैक कर देता है। बाय सोचता है कहीं ये भी इटर्निटी का रेलिक लेने तो नहीं आया। बाय लड़ने की जगह रेलिक लेने जाता है, लेकिन वो असैसिन इसे जाने नहीं देता। तब बाय हैरान होता है कि ये आदमी भी घुसपैठिया है जब वो दोनों एक ही चीज़ को गिरने से रोकते हैं ताकि गार्ड्स को आवाज़ ना आए। फिर बाय को एक आइडिया आता है और वो चीज़ें फेंकने लगता है, लेकिन वो असैसिन उसका पीछा नहीं छोड़ता। बाय स्पिरिट सेक्टर की टेक्निक यूज़ करने से पहले सोचने के लिए रुकता है, जिससे असैसिन का अटैक उसे लग जाता है। गार्ड्स को ऐसा लगता है कि जैसे उन्हें कोई आवाज़ सुनाई दी, लेकिन वो अंदर जाने से डर रहे होते हैं। गार्ड्स के जाने के बाद बाय सोचता है कि वो स्पिरिट सेक्टर की टेक्निक यूज़ नहीं कर सकता, इसलिए वो असैसिन को जकड़ लेता है। बाय को समझ आ जाती है ये असैसिन लड़का नहीं है। फिर असैसिन उस पर अटैक करती है, लेकिन रूम के पावर बैरियर की वजह से बाय को कुछ नहीं होता। फिर असैसिन वहाँ से भाग जाती है। जब गार्ड्स आवाज़ सुनकर आते हैं तो वहाँ कोई नहीं होता। गार्ड्स को लगता है कि ये पुराने ब्लड मास्टर की आत्मा है। ऊपर बाय सोचता है
कि वो लड़की बहुत पावरफुल थी। फिर बाय अपनी हेवन रीचिंग आइज की हेल्प से देखता है कि वो लड़की कौन थी, लेकिन उसकी टेक्निक वो लड़की ब्लॉक कर देती है। बाय को लगता है कि उसके साथ कोई मास्टर है। उधर हम देखते हैं कि बाय ने उस लड़की पर एक बाइट मार्क छोड़ा है। तब एक आदमी बताता है वो इसे ट्रैक करने की कोशिश कर रहा था। वो आदमी बताता है कि मिशन बहुत डेंजरस है, इसलिए हमें संभल कर आगे बढ़ना होगा। इसके बाद हम देखते हैं कि जब बाय ने सुमे को मरने के लिए छोड़ दिया था, तब एक आदमी ने उस पर कोई मैजिक किया जिससे सुमे उसकी स्लेव बन गई। वो आदमी बताता है कि कैसे इन पिल्स की हेल्प से वो ब्लड सेक्टर की टेक्निक यूज कर पा रही है, और फिर उसे बताता है कि हमारा गोल बहुत इंपॉर्टेंट है। उधर जून इंप्रेस होती है क्योंकि जी शैन तेजी से अपनी कल्टीवेशन बढ़ा रहा है। सॉन्ग कहता है कि जी शैन एक डरपोक लड़का है और उसे समझ नहीं आ रही कि उसकी आंटी को वो क्यों इतना पसंद है। जून कहती है कि अगर तुम गार्डियन वाला टेस्ट देखते तो तुम्हें समझ आ जाती। जून बताती है दो तरह के लोगों को कंट्रोल करना ईजी है, एक लालची और दूसरे ठरकी। सॉन्ग को जून की ये बात अच्छी नहीं लगती, लेकिन जून बताती है कि एक बार वो ब्लड मास्टर बन जाए फिर तुम जी शैन के साथ जो करना चाहो कर सकते हो। बाय सोचता है कि ब्लड सेक्टर में वो सेव नहीं है क्योंकि वो स्पिरिट सेक्टर की टेक्निक यूज करके खुद को प्रोटेक्ट नहीं कर सकता, इसलिए वो ब्लड सेक्टर की टेक्निक ब्लड किलर मूव प्रैक्टिस करता है। लेकिन तब कुछ होने लगता है और एक आदमी बाय को जी शैन कहकर बुलाता है। अचानक बाय की सारी पावर खत्म हो जाती है। वो आदमी इंप्रेस होता है कि जी शैन ने फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट कर ली और उसे कहता है कि तुम्हें ब्लड मास्टर ट्रायल में हिस्सा लेना होगा जिससे तुम्हारी सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी। बाय सोचता है क्या वो किसी और वर्ल्ड में था। तब वो बूढ़ा आदमी बाय को 3 एलिक्सर देकर कहता है ये एलिक्सर मिडल फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट तक पहुंचने के लिए काफी होंगे। बाय को याद आता है कि डैन ने बताया था किसी बूढ़े आदमी ने इसे जी शैन बनने का कहा था, और बाय सोचता है शायद वो यही बूढ़ा आदमी था जिसकी डैन बात कर रहा था। बाय सोचता है कहीं उसे ये पता तो नहीं चल गया कि मैं डैन नहीं हूँ, लेकिन फिर सोचता है कि अगर ऐसा होता तो वो मुझे जिंदा ना छोड़ता। बाय सोचता है कि ये आदमी मेरा एनिमी नहीं है और अब उसे इटर्निटी का रेलिक ढूंढना चाहिए। तब बाय उस वाटरफॉल के पास जाता है जो उसने उस दिन देखी थी जब वो मिडल पीक में आया था, क्योंकि यहाँ ब्लड की बहुत ज्यादा है जिससे वो कई गुना ज्यादा जल्दी कल्टीवेट कर पाएगा। तब बाय को याद आता है कि जब डैन ने उससे पूछा था क्या तुम सच में ब्लड मास्टर ट्रायल में हिस्सा ले रहे हो, क्योंकि वो ट्रायल उन लोगों के लिए है जो ब्लड मास्टर बनना चाहते हैं। ये ट्रायल बहुत डेंजरस है, लेकिन बाय कहता है कि उसके पास और कोई चॉइस नहीं है। डैन बताता है कि सिर्फ वही गार्डियन टेस्ट में हिस्सा लेते हैं जिन्हें अपनी जान प्यारी ना हो। अगर बाय मरा नहीं तब भी बहुत इंजर हो जाएगा। बाय कहता है चाहे वो टेस्ट में हिस्सा ले या नहीं, उसे ब्लड सेक्टर में खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए ब्लड सेक्टर टेक्निक सीखनी होगी। तब बाय ब्लड की को सेंस करके देखता है वाटरफॉल की दूसरी साइड एक अलग ही वर्ल्ड है। ये कल्टीवेट करने के लिए बेस्ट जगह है क्योंकि यहाँ ब्लड की बहुत ज्यादा है। बाय जल्दी से कल्टीवेशन शुरू करता है। ब्लड किलर वर्ल्ड की 3 स्टेजेस हैं। पहली स्टेज में ब्लड की को रिफाइन करने के बाद फिर से उसे कंडेंस करके बॉडी में एब्जॉर्ब करना होगा। सेकंड स्टेज में ब्लड फ्लूइड को रिफाइन करने के बाद ब्लड की हेल्थ से स्वॉर्ड बना पाओगे। और आखिरी थर्ड स्टेज सिर्फ 10,000 में से कोई एक ही मास्टर कर सकता है, जिसका नाम ब्लड एंसेस्टर रिवाइवल है। बाय सोचता है कि उसे ब्लड मास्टर टेस्ट देने के लिए कम से कम सेकंड स्टेज ब्लड फ्लूइड रिफाइनमेंट करनी होगी। बाय कॉन्फिडेंट है कि वो ये कर लेगा। तब बाहर कोई आता है। बाय खुश होता है कि उसकी मेहनत वेस्ट नहीं हुई और वो एक ब्लड सोर्ड बना लेता है, लेकिन तब वो सोर्ड गायब हो जाती है। बाय सोचता है कि उसने क्या गलत किया, लेकिन तब कोई उस पर अटैक कर देता है। सॉन्ग कहता है कि सेक्टर रूल के हिसाब से जो पावरफुल है सब कुछ उसका है। अगर जीशन इस वाटरफॉल में कल्टीवेट करना चाहता है तो उसे प्रूव करना होगा कि वो स्ट्रॉन्ग है, लेकिन जीशन कहता है कि ठीक है मैं जाता हूँ। सॉन्ग इसे अपनी इंसल्ट समझता है कि जीशन उससे पूछे बिना जा रहा है। बाय भी अपनी सोर्ड समन करता है, लेकिन वो एक छोटी सी नाइफ बन जाती है। बाय उसके अटैक्स को ब्लॉक कर रहा होता है, लेकिन सॉन्ग इंप्रेस नहीं होता क्योंकि सॉन्ग ने सुना था कि बाय ने 10,000 ब्लड क्लिफ वाले टेस्ट में पहली पोजीशन ली थी। सॉन्ग जीशन की इंसल्ट करता है कि वो सही से एक ब्लड सोर्ड भी नहीं बना पा रहा। बाय सोचता है कि अगर वो स्पिरिट सेक्टर की टेक्निक यूज करता तो आसानी से जीत जाता, लेकिन नहीं कर सकता, और अब वो और ज्यादा देर के लिए ब्लड की भी यूज नहीं कर पाएगा। बाय को और ब्लड की चाहिए और वो सॉन्ग के साथ फाइट करते हुए ब्लड की एब्जॉर्ब करता है। जीशन के अटैक से सॉन्ग पीछे हो जाता है, लेकिन सॉन्ग हार नहीं मानता और वो दोनों फिर से फाइट करने लगते हैं। वो दोनों बराबर फाइट कर रहे होते हैं और फिर वाटरफॉल से बाहर आ जाते हैं। सॉन्ग कहता है कि जून को लगता है तुम स्पेशल हो, लेकिन मेरी फैमिली को तुम्हारी जरूरत नहीं है। बाय का ब्लड लीक होकर सोर्ड में जाता है और बाय हैरान होता है जब उसकी सोर्ड रिएक्ट करने लगती है। अनडाइंग पावर और ब्लड सेक्टर के जॉइंट में कोई तो रिलेशन है। बाय को लगता है कि सेक्टर की ब्लड की असल में अनडाइंग ब्लड है। सॉन्ग जीशन की इंसल्ट करता है, लेकिन तब कुछ होने लगता है। बाय कहता है कि उसने कभी ये चीज सोची ही नहीं कि वो अपना अनडाइंग ब्लड भी यूज कर सकता है। सॉन्ग कहता है कि मैं तुम्हें बताता हूँ एक हाई लेवल ब्लड कल्टीवेटर की पावर कैसी होती है, लेकिन बाय भी अपनी अनडाइंग सोर्ड रेडी करता है। वो दोनों एक साथ अटैक करते हैं।
लेकिन सोंग हैरान होता है कि ज़ीशैन का कल्टीवेशन लेवल बढ़ गया है जबकि वो फाइट के प्रेशर में था। बाई भी इस बात से खुश होता है, लेकिन तब उसे चक्कर आने लगता है और वो लेक में गिर जाता है। सोंग भी इसे की बैकलैश की वजह से लेक में मरने के लिए छोड़ देता है। बाई बहुत इंजर हो गया है और डूबने लगता है, लेकिन तब कुछ होने लगता है और सारे टाउन के लोगों की ब्लड की उनकी बॉडी से निकलने लगती है। लेक के ऊपर एक ब्लड क्लाउड बन जाता है और फिर बाई की बॉडी हवा में उड़ने लगती है। बाई खुश होता है कि उसकी अनडाइंग पावर बाहर से ब्लड की एब्जॉर्ब कर सकती है। इससे बाई की कल्टीवेशन अलग ही स्पीड से बढ़ जाएगी। उधर वो लोग ब्लड की चोरी करने वाले को ढूंढ रहे होते हैं, लेकिन बाई पहले ही वहां से भाग जाता है। बाई कहता है कि अभी उसे ब्लड की एब्जॉर्बिंग पावर को कंट्रोल करना होगा वरना प्रॉब्लम हो जाएगी। टाउन वाले चोर को ढूंढ रहे होते हैं, तब एल्डर उन्हें डांटता है क्योंकि वो सुमे की कल्टीवेशन डिस्टर्ब कर रहे हैं। तब हमें पता चलता है कि उस रात वो आदमी किस प्लान की बात कर रहा था। सुमे ब्लड मास्टर ट्रायल में जाएगी, लेकिन वो ब्लड सेक्टर की टेक्निक के अलावा और कोई टेक्निक यूज नहीं कर सकती। वो आदमी सुमे को ब्लड जमा करने वाली बोतल देता है ताकि सुमे जल्दी से ब्लड किलर वाइल्ड टेक्निक मास्टर कर पाए। सुमे कल्टीवेट कर रही होती है, लेकिन तब कोई एनर्जी चुपके से उसकी बोतल के पास आ रही होती है। बाई खुश होता है कि उसे एक जगह मिल गई है जहाँ बहुत सारी प्योर ब्लड की है। बाई असल में सुमे की बोतल से वो की ले रहा होता है। सुमे को पता चल जाता है, इसलिए वो अपनी एनर्जी से बाई की एनर्जी को वापस भेज देती है। बाई हार नहीं मानता और फिर से कोशिश करता है, लेकिन सुमे इसे ऐसा नहीं करने देती और फिर दोनों अपनी एनर्जी से बोतल को लेने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से बोतल टूट जाती है। सुमे इस अनडाइंग पावर को देखकर शौक होती है, लेकिन फिर उसे समझ आ जाती है उसका एनिमी कौन है। मास्टर डिवाइनर कहता है, क्या उस चोर ने तुम्हारी भी की चोरी की? लेकिन सुमे कहती है कि वो फोकस नहीं कर पा रही थी और किसी ने भी उसकी की चोरी नहीं की। सुमे कहती है कि मुझे अकेला छोड़ दो। तब डिवाइनर कहता है वो इस चोर को ढूंढ कर रहेगा। डिवाइनर उस चोर को ढूंढ लेता है, लेकिन फिर उसकी की भी चोरी होने लगती है। उधर बाई को दर्द हो रहा होता है क्योंकि उसकी अनडाइंग पावर बहुत स्ट्रॉन्ग है। बाई नहीं चाहता था कि वो इतनी की एब्जॉर्ब करे, लेकिन उसकी बॉडी खुद ही की एब्जॉर्ब कर रही थी। बाई कहता है कि और कोई रास्ता नहीं है, इसलिए सारी की एब्जॉर्ब होने देता है। ऐसा करने से 10 एलिफेंट सामने आते हैं और फिर एक मॉन्स्टर नीचे पानी से बाहर आता है। बाई के अंदर कुछ होता है और फिर बाई अपनी पावर टेस्ट करता है, जिससे माउंटेन्स में होल हो जाता है। इतना ही नहीं, फिर बाई पहले से कई गुना ज्यादा बड़ी सोर्ड समन करता है, जिसकी पावर अलग ही लेवल पर होती है। बाई अपना रियल नेम लेकर कहता है, अगर मैं थोड़ी सी और की एब्जॉर्ब कर लूँ तो ब्लड सेक्टर के एल्डर से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाऊंगा। लेकिन तब वो हरामी रैबिट जो भी बाई ने बोला था रिपीट करने लगता है। बाई उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन देर हो जाती है और वो रैबिट बाई के कहे हुए वर्ड्स रिपीट करने लगता है। रैबिट बाई का रियल नेम लेकर बताता है क्या हुआ था, जिसे सुनकर सब शौक हो जाते हैं और सुमे को उस आदमी की बात याद आती है जब उसने कहा था, इस बार जो उस डोंगलंग सिटी में तुमने किया है मास्टर ने माफ कर दिया, लेकिन अगली बार मास्टर रहम नहीं करेंगे और अगर वो चाहती है कि कोई भी हर्ट ना हो तो वैसा ही करो जैसा मास्टर ने कहा है। रैबिट की बात सुनकर सबको लगता है फिर सेक्टर का बाय पास ही है। तब बाय नहीं चाहता वो पकड़ा जाए, इसलिए वो रैबिट से पूछता है, जल्दी बताओ बाय कहाँ है, आज मैं उस बाय को नहीं छोड़ूंगा। लेकिन वो रैबिट कुछ नहीं बोलता, लेकिन तब वो किसी और के कहे हुए वर्ड्स रिपीट करने लगता है। इस बार वो मास्टर डिवाइनर के वर्ड्स रिपीट करता है, जिसने कहा था कि वो सुमे को एक दिन अपना बना लेगा। लेकिन तब वो पास खड़े हुए डिसाइपल्स की भी पोल खोलने लगता है। डिसाइपल को गुस्सा आता है और वो कहते हैं कि रैबिट झूठ बोल रहा है। ज़ीशैन खुश होता है कि अब कोई भी रैबिट की बात नहीं सुनेगा और फिर बताता है कि वो ब्लड की चोरी करने वाले को करने के लिए आया था। लेकिन तब बाय की बॉडी सबके सामने ब्लड की चोरी करने लगती है। बाय भागने की कोशिश करता है, लेकिन तब और बहुत सारे डिसाइपल्स भी आ जाते हैं। तब शान अपनी कैरेज में कहीं जा रहा होता है, जिससे ज़ीशैन आकर टकराता है। सारे डिसाइपल्स बाय का पीछा करते हैं, लेकिन तब उन्हें यह देखकर गुस्सा आता है कि ज़ीशैन अभी भी चोरी कर रहा है। उधर सोंग शांति से कल्टीवेट कर रहा होता है, लेकिन कोई फोर्स से उसकी की एब्जॉर्ब कर लेता है। सोंग सोचता है कि ऐसा कौन है जिसे मरने की बहुत जल्दी है। उधर बाय डिसाइपल से बच गया होता है और सोचता है कि इसमें मेरी क्या गलती, अगर मैं एक जीनियस हूँ और मेरी बॉडी खुद ही की एब्जॉर्ब कर रही है। बाय फिर से भाग जाता है जब वहाँ मास्टर डिवाइनर का ग्रुप आता है। बाय सोचता है कॉर्प पीक भाग जाता हूँ, ये लोग वहाँ नहीं आएंगे। लेकिन मास्टर डिवाइनर अपने क्लैन की सीक्रेट टेक्निक यूज करके एक ट्रैकिंग बटरफ्लाई को समन करता है। बाय कॉर्प पीक का टोकन लेने घर जाता है, लेकिन कोई पहले से ही उसका वेट कर रहा होता है। मास्टर डिवाइनर कहता है कि इतनी जल्दी भी क्या है और फिर उसका टोकन तोड़ देता है ताकि वो भाग ना पाए। वो ग्रुप अटैक करता है, लेकिन शौक होता है क्योंकि ज़ीशैन की बॉडी स्ट्रॉन्ग है। उन्हें समझ आ जाती है कि ज़ीशैन ने कोई बॉडी रिफाइन करने वाली टेक्निक प्रैक्टिस की है, इसलिए इसे हराना टफ होगा। मास्टर डिवाइनर को फर्क नहीं पड़ता, वो सबको एक साथ अटैक करने को कहता है। वो सब बहुत सारी ब्लड सोर्स से अटैक करते हैं, लेकिन हैरान होते हैं कि ज़ीशैन को कुछ नहीं हुआ। ज़ीशैन कहता है कि अब बस बहुत हुआ, मैं तुम लोगों को हर्ट नहीं करना चाहता था, लेकिन तुम लोग ऐसे नहीं मानोगे।
ग्रुप को लगता है कि जीशैन बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, लेकिन तब वो दिखाता है कि वो सीरियस है और सबको बेरहमी से मारने लगता है। जीशैन दिखाता है कि उनके बीच पावर का कितना डिफरेंस है। जीशैन कहता है कि तुम्हें लगता था कि मैं तुम लोगों से डरता हूँ। जीशैन दिखाता है कि वो कितना पावरफुल है जब वो स्पिरिट सेक्टर की टेक्निक यूज करे बिना सबसे बराबर लड़ रहा होता है। बाय सिर्फ ब्लड सेक्टर की टेक्निक यूज करता है जो उसने कुछ ही दिन पहले सीखी थी, लेकिन ब्लड सेक्टर की टेक्निक की वजह से बाय कंट्रोल खोने लगता है। शान को बिलीव नहीं होता कि ये वही जीशैन है जिसे वो जानता है। जल्द ही सब हार जाते हैं, लेकिन जीशैन की फाइट करने की आग अभी भी बुझी नहीं है और वो सबसे कहता है कि जल्दी आओ, डर क्यों रहे हो। सबको डरते हुए देखकर जीशैन जोर से हंसने लगता है, लेकिन तब रेड क्लाउड बनते हैं और ये सॉन्ग होता है। सॉन्ग को गुस्सा आता है कि जीशैन ने उसकी कल्टीवेशन खराब की और जीशैन से कहता है अगर तुम मरना चाहते हो तो मैं तुम्हारी ये विश पूरी करता हूँ। सब कहते हैं सॉन्ग ब्लड रिफाइनिंग की लास्ट स्टेज का अटैक कर रहा है, लेकिन मास्टर डिवाइनर कहता है नहीं, ये ब्लड फ्लूइड रिफाइनिंग की पीक का अटैक है। जीशैन को देखकर लगता है इसे डर नहीं लग रहा और सॉन्ग अपना पावरफुल अटैक करता है। तब शॉक हो जाते हैं जब जीशैन इजीली सॉन्ग का अटैक ब्लॉक करता है। जब जीशैन का ध्यान सॉन्ग पर होता है, इस चांस को देखकर बाकी सब भी जीशैन पर अटैक करते हैं, लेकिन जीशैन अपनी पावरफुल स्वॉर्ड से सारे अटैक्स ब्लॉक कर लेता है। शान को समझ नहीं आ रही जीशैन सॉन्ग से भी ज्यादा पावरफुल कैसे बन गया। सॉन्ग बताता है कि जीशैन ब्लड किलर वर्ल्ड टेक्निक यूज नहीं कर रहा। जीशैन कहता है कि तुम सही कह रहे हो, लेकिन अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि रियल ब्लड किलर वर्ल्ड टेक्निक क्या होती है। बाई की बॉडी सारी जगह से ब्लड की एब्जॉर्ब करने लगती है। मास्टर डिवाइनर सोचता है जीशैन कैसे सारी मिडिल पीक की ब्लड की को कंट्रोल कर रहा है। तब जीशैन को मॉन्स्टर कहते हैं। जीशैन की बॉडी बहुत सारी की से भर जाती है और फिर वो एक बड़ा सा ब्लड डीमन समन करता है। ये देखकर सब शॉक हो जाते हैं कि जीशैन ने ब्लड किलर वर्ल्ड को अपनी बॉडी रिफाइनिंग टेक्निक से कंबाइन किया है। बाय कहते हैं अगर तुम लोग मुझे मारना चाहते हो तो फिर मैं तुम लोगों को पहले मार दूंगा। बाय रियल ब्लड किलर अटैक यूज करता है जिसे सब मिलकर रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन सब मिलकर भी ये अटैक रोक नहीं पा रहे होते। लेकिन तब कोई कहता है कि बस करो और जीशैन का अटैक खत्म कर देता है। जीशैन नहीं रुकता और कहता है कि सब की शुरुआत तुम लोगों ने की थी, लेकिन खत्म मैं करूंगा। वो फिर से ब्लड एंसेस्ट्रल रिविजन टेक्निक से अटैक करता है। ये अटैक बहुत पावरफुल होता है क्योंकि सारे डिसाइपल्स के साथ साथ आधी पीक डिस्ट्रॉय हो जाती है। जीशैन और फाइट करना चाहता है। तब को समझ आ जाती है जीशैन इतनी पावर की वजह से पागल हो गया है, लेकिन तब वो रुक जाते हैं जब सेक्ट लीडर वूजी आता है। वूजी कहता है कि बस कर दो। जीशैन तब भी नहीं हिलता जब वूजी इस पर अपनी पावर यूज करता है। वूजी जीशैन से इंप्रेस होता है और कहता है कि जीशैन टैलेंटेड है क्योंकि इसने ब्लड एंसेस्ट्रल रिविजन टेक्निक मास्टर की है। वूजी अपनी की हेल्प से जीशैन की इंजरीज हील करता है और इसे 3 स्पिरिचुअल ब्लड पिल्स देता है, जिसकी हेल्प से वो और तेजी से ब्लड की एब्जॉर्ब कर पाएगा। वूजी ये कहकर चला जाता है कि जीशैन को अपनी कल्टीवेशन पर फोकस करना चाहिए। बाय को समझ नहीं आती इतनी बुरी चीजें करने के बाद भी वूजी ने उसे पनिशमेंट करने की जगह ये लेक्चर दिए। शान जीजैंग को डीमन जीजैंग कहकर बुलाता है। शान कहता है कि यहाँ तुम्हारा टैलेंट वेस्ट हो रहा है, इसलिए तुम मेरे साथ कोर पीक चलो। लेकिन फिर दूसरे एल्डर्स बताने लगते हैं कि क्यों उन्हें उसकी पीक ज्वाइन करनी चाहिए, लेकिन जून आकर सबको याद दिलाती है कि बाय पहले ही मिडिल पीक ज्वाइन कर चुका है। दूसरे एल्डर्स चले जाते हैं और जून जीशैन से पूछती है तुम मुझे छोड़कर तो नहीं जाओगे। जीशैन जवाब नहीं देता। फिर जून सबको कहती है जाके अपनी इंजरीज पर मेडिसिन लगाओ, और सॉन्ग भी गुस्से में चला जाता है। जून बाय से कहती है कि तुम्हें संभल कर रहना होगा क्योंकि ब्लड सेक्टर ऐसी जगह नहीं है जहां तुम किसी पर भी ट्रस्ट कर सको, वूजी पर भी नहीं। बाय जून की बात पर बिलीव नहीं करता। फिर जून बाय को याद दिलाती है 800 साल पहले वूजी ने अबिस में क्या किया था। वूजी ने अपनी 9वीं टाइट बनाने के लिए चारों सेक्टर के फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट कल्टीवेटर्स को मार डाला। जून कहती है अब तुमने अपनी पावर सबको दिखा दी है, इसलिए कोई भी अब तुम्हें तंग नहीं करेगा।